आज की जो चर्चा है ये कई बिंदुओं पर है। अलग-अलग कई सारे बिंदु पर चर्चा हुई है और लंबी चर्चा हुई है। तो अगर आप स्किप करते हैं कोई पार्ट, आगे बढ़ते हैं या नहीं सुनते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट जाएंगी। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा धैर्य के साथ पूरी चर्चा सुनिएगा, ठीक है। और काफ़ी लंबी चर्चा हुई है। जिन्होंने कॉल किया था वो समझ तो रही हैं सब कुछ, बट अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें सुनने देखने को मिल रही हैं, इसलिए कन्फ्यूजन है। और ये बीएड की हुई हैं, तो बीएड प्राइमरी में वैलिड होने जा रहा है। ये अखबार में न्यूज़ आ चुकी है। एनसीटी अधिनियम का ड्राफ्ट जारी हो चुका है और जल्द ही जो है ये संसद से पास होकर के कानून बन जाएगा। जो 2014 का है एनसीटी अधिनियम, ये उसकी जगह ले लेगा। जब भी कोई नया कानून पास होता है तो पुराना वाला ख़त्म हो जाता है, उसकी जगह नया वाला ले लेता है। तो इस पर अखबार में न्यूज़ भी आया था, वो न्यूज़ हमने शेयर किया था। वैसे तो हमने बाद में शेयर किया है, पहले अन्य जगहों पर वायरल था, हमें भी मिला, हमने भी शेयर किया। आपको अगर नहीं मिला है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पोस्ट में जा कर के वहाँ पर देख सकते हैं, है पड़ा हुआ। और वहीं हमने लिंक भी दिया है, आप एनसीटी अधिनियम का जो है ड्राफ्ट डाउनलोड करके उसे पढ़ भी सकते हैं। तो आप जो है डाउनलोड कर लीजिए, पढ़िए। इनसे उस पर थोड़ी चर्चा हुई है। लोग जो है तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। एनसीटी अधिनियम जो आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये सभी चारों स्टेज पर मान्य रहेगा। और ये सभी चारों स्टेज पर मान्य रहेगा, ये आईटीपीपी में भी लिखा है, 2 वर्षीय बीएड में भी लिखा है और 1 वर्षीय बीएड में भी लिखा है। तो सभी मान्य रहेंगे और इसमें कोई इफ बट है ही नहीं कि आगे का होगा पीछे का नहीं। जो लोग नया पढ़ाई करेंगे उनका होगा, पुराने वालों का नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पहले कर चुके हैं उनका भी मान्य रहेगा, जो वर्तमान में कर रहे हैं उनका भी हो जाएगा और आगे जो करेंगे भविष्य में उनका भी। और जो अखबार में न्यूज़ आई थी उसमें भी लिखा था कि डीएलएड और अन्य कोर्सेज जो है वो 2026 से बंद किए जाएंगे और धीरे धीरे 2030 तक बंद कर दिए जाएंगे। जो लोग कर चुके होंगे बस वही लोग रहेंगे, आगे ये पाठ्यक्रम नहीं चलेगा। और ये बात जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी कई बार मंच से भी बोल चुके हैं और जो अखबार में न्यूज़ आई है उसमें भी लिखा हुआ है। जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा कही गई बात और पंकज अरोड़ा जो एनसीटी के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा कही गई बात। तो बीएड प्राइमरी में वैलिड होने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई जो है शंका करने वाली बात नहीं है। और ओटीपी आरएमएस को लेकर बात करें तो इसके पिछले वीडियो में हमने जो ओटीपी आरएमएस पर विस्तार से सब कुछ बताया है। जिनको दिक्कत आ रही है वो जाकर के पिछला वीडियो देख लें। और एनसीटी अधिनियम को लेकर के विस्तृत चर्चा जो है पिछले वीडियो में हमने किया है। जो ओटीपी आरएमएस का वीडियो, उसके पहले वाले वीडियो में अध्यादेश करके एक वीडियो है, उसको भी आप ज़रूर से देखिए, उसमें सब कुछ है। पीडीएफ हमने बता दिया यहाँ यूट्यूब पर है। अगर आपको नहीं मिलता है तो हमें व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप पर जो है ग्रुप में हमने शेयर किया था। अगर आप हैं ग्रुप में तो वहाँ से ले लीजिए, नहीं है तो मैसेज कीजिए, सामने हमारा नंबर है, पीके सर के नाम से सेव कर लीजिए और हमसे मैसेज करके हमसे ले सकते हैं या फिर गूगल करके भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और जो लोग जो है यूपी टेट की, सी टेट की या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कैसे करना है, क्या करना है, ये सब भी चर्चा हुई है। कौन कौन सी किताबें लेनी है, कैसे पढ़ना है, विस्तृत चर्चा हुई है। अंत में वो आप ज़रूर सुनिएगा, सारी चर्चा हुई है। और ज़्यादातर लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि तैयारी क्या करें, टीजीटी की करें, पीजीटी की करें, एलटी की करें, प्राइमरी की करें, जूनियर की करें, ये सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास तो वो सब्जेक्ट कर लें। इस तरह की भी कन्फ्यूजन जो है इनको भी थे, तो इनसे रिलेटेड चर्चा हुई है, तो वो भी थोड़ा सुन लीजिएगा, हो सकता है आपके काम का हो। तो ये सब बिंदु जितना भी हमने बोला इन सब पर थोड़ी थोड़ी चर्चा हुई है। और एनसीटी अधिनियम 2025 को लेकर के तो कुछ ज़्यादा ही चर्चा हुई है। हमने कोशिश किया कि इनको जो है वो पार्ट हम पढ़ करके सुना दें, लेकिन जिस वक्त कॉल पे बात हो रही थी उस दौरान जो है वो पार्ट हमें जो है चूँकि 80-90 पेज का है एनसीटी अधिनियम, तो सर्च करने में ढूंढने में समय लग गया। तो खैर हम वो जो है व्हाट्सएप पे बहुत बार शेयर कर चुके हैं, आप लोग जो है वहाँ से ले लीजिएगा। नहीं मिलेगा तो फिर हमें मैसेज कीजिएगा, हम दे देंगे और कोशिश करेंगे कि फिर से एक बार शेयर कर दें सब कुछ। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। आपको कौन सी किताबें लेनी है, कैसे पढ़ाई करना है, कैसे आगे सफलता मिलेगी। जो लोग नए हैं वो सुपर टेट की तैयारी जो कर रहे हैं या अन्य चीज़ों की, वो किताब से संबंधित और अन्य चीज़ों से संबंधित सारी तैयारी से संबंधित पूरी बातचीत हुई है, विस्तृत चर्चा हुई है। ध्यान से सुनिएगा,
कौन कौन सी किताबें लेनी है वो सब बताया गया है। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। चर्चा लंबी है, इसके लिए धैर्य चाहिए। तो आप लोग कोई काम करते करते आराम से फुल वॉल्यूम करके रेडियो की तरह सुन लीजिएगा, ठीक है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीपी वर्ल्ड में। हेलो। हेलो। नमस्कार सर जी। हाँ नमस्ते। हाँ जी सर, ठीक हो आप सर जी? हाँ बोलिए। अच्छा, मैं सर ये कह रही थी कि मैं जो अभी एनसीटी का जो अभी अधिनियम आया है, जो मतलब मैंने न्यूज़ पढ़ी थी वो, तो उसमें अभी मैंने मतलब कुछ कुछ न्यूज़ वाले तो खैर ठीक से समझा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन एक वो चैनल है, मैं कैटलिस्ट सोनी का देखती हूँ क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड होता है उनका, सीटेट हम्म, वगैरह का भी वो पढ़ाती हैं। तो हम्म, वो तो ऐसे बोल रही है कि ये आईटी ईपी जो करेंगे उनके लिए होगा, पुराने वालों के लिए नहीं होगा। तो थोड़ा वही टेंशन सी हो गई थी दिमाग में, तो सोचा आपसे थोड़ा सा दूर कर लूँ टेंशन। आप समझाते हैं तो थोड़ा ना समझ में आ जाता है सर। आप इस वक्त क्या करती हैं? सर मैं अभी तो फिलहाल कुछ नहीं करती, वही मेरा थोड़ा बताया था मैंने आपको, घर पे बुटीक वगैरह का, सिलाई वगैरह का अच्छा थोड़ा अच्छा। बहुत काम है। तो बाकी पढ़ती हूँ। मेरी बात हुई थी सर आपसे एक बार पहले। अच्छा अच्छा, तो आपके बच्चे हैं? सर 3 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं। तो इनमें सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटी बेटी है सर, तीनों ही बेटियां हैं ना मेरी तो। तो कितने साल की? वो 4 साल की है सर। तो 3 बच्चे आपके हैं, तीनों का एक्सपीरियंस आपको है। ऐसा कभी हुआ है कि इनको घुमा करके गाल पर दी हो एक दो? हो जाता है सर, कभी कभी बहुत परेशान करती हैं तो। तो ऐसा क्या कि देना पड़ जाता है, तो उस देने से क्या असर होता है? सर कुछ भी नहीं होता, रोते हैं फिर खुद को ही मनाना पड़ता है। हम्म। हम्म। जब कोई चीज़ नहीं समझ में आता है बच्चों को, तो जब एक दो लगा दीजिए जी। तो फिर समझाना नहीं पड़ता और सब समझ में आ जाता है। ऐसा होता है ना? जी सर, हाँ ज़्यादा ऐसा तो समझाना नहीं होता है। पड़ता है। अगर आप कह रही हैं हाँ ये हाँ। करना है या ये नहीं करना है, नहीं करना है, तो वो मान ही नहीं रहे हैं। हाँ ये तो उनको होता समझ है। में आ ही नहीं रहा है, लेकिन आपने जैसे ही गाल पे एक किसी एक के भी रख दिया, तो वहाँ जितने जी। आसपास रहेंगे सबकी बुद्धि खुल जाती है, सबको समझ में आ जाता है जी नहीं? सर ऐसा ये होता है तो ना? है। जी जी सर। तो अभी आप उसी स्टेज पर हैं या उससे आगे बढ़ गई हैं? सर हम्म, वो है, समझ तो सारी बात आती है, बहुत खुश भी थी मैं जब से न्यूज़ कटिंग आई थी। हम्म, दिल्ली का ही न्यूज़पेपर है वो, मैंने अच्छे से पढ़ा उसको तो। हम्म। फिर आपसे मेरी बात भी हुई थी, आपने सीटेट का भी पूछ लिया था मुझसे कि आपका 2018 वाले गजट के अंदर ही सीटेट पास है नहीं, मैंने बताया भी था आप आपको। अपने से आप खुद बताइए, आपको हिंदी पढ़ना आता है? जी सर। आप कह रही हैं कि वो जो अखबार में न्यूज़ आई थी वो हमने पढ़ा। जी जी सर। तो पढ़ा। वो न्यूज़ आपने जब पढ़ा तो उसमें एक्सप्लेन किया गया है, उसमें ये भी बताया गया है कि इससे संबंधित क्या क्या चीज़ें हुई हैं और वो कहाँ मिलेंगी, वो भी जा करके देख सकता है कोई। उसका भी जी। उसमें जिक्र किया गया है। जी सर। तो वो सारी चीज़ें और जो एनसीटी अधिनियम है उसको आपने जा करके देखा, पढ़ा अपनी सर आंखों अभी से एनसीटी एनसीटी अधिनियम? अधिनियम नहीं देखा, मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगी, थोड़ा तो सा ना हम मैं तो बिजी ज्यादा रहती हूँ। नहीं, आप ये तो गलत बोल रहे हैं, व्यस्त कोई नहीं होता है। आ, बात होती है कि किस चीज़ को कौन कितना महत्व दे रहा है, इम्पोर्टेंस कितना दे रहा है। अगर आप इम्पोर्टेंस किस चीज़ को दे रही होंगी तो आप चाहे जितनी बिजी होंगे उसके लिए समय निकल जाएगा। तो अभी तक आपने जो है पढ़ना ही नहीं चाहा और आपने उसको एक बार भी देखना ही नहीं चाहा, इसलिए कन्फ्यूजन है। इसलिए कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आप कंफ्यूज रह जी। रही हैं। जबकि आपने अपनी आंखों से अखबार में पढ़ लिया, उसके बावजूद जो है कोई एक यूट्यूब वाला बोल रहा है या बोल रही है, तो आप हम्म। कंफ्यूज हो जा रही हैं। ये तो जाइए, है सर। और हमने व्हाट्सएप पर शेयर किया है, एक बार नहीं जी जी। 50 बार शेयर किए हैं। ठीक है, जी अभी जी। 2-4 दिन पहले भी हमने शेयर किया है, फिर से शेयर कर देंगे। जी सर, एक बार शेयर कर दीजिएगा तो मैं अच्छे से आ, रात को पढ़ आप लूंगी उसको। आप हैं व्हाट्सएप ग्रुप में? जी जी सर, ग्रुप में हूँ, मैं तो ज्वाइन व्हाट्सएप हूँ। ग्रुप में हैं तो खोलिएगा, और अभी वहाँ पर जैसे ही खोलेंगी आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो शेयर किया गया है, अभी भी पड़ा हुआ है वहीं पर। किसी भी जी ग्रुप सर, में मैं आप होंगी सब में है। तो उसको खोलने जी के सर। बाद वो इंग्लिश में है, अगर आपको पढ़ना आता है नो नो, इंग्लिश मैं तो वो बहुत तो अच्छी कर बात। देख लूंगी। हम क्या कह रहे हैं, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना आता है, समझना आता है, तब तो बहुत अच्छी बात। हम्म। हम्म। नहीं आता है तो ट्रांसलेटर की हेल्प ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं कहाँ पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, जिससे आपका जी सर। कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो सबसे जी पहले सर। कोई भी किताब आप खोलती हैं हम्म। तो सबसे पहले क्या मिलता है किताब के अंदर? सर उसकी उसकी डिटेल मिलती है उसकी, क्या क्या उसके इंडेक्स। अंदर है, इंडेक्स इंडेक्स वगैरह, हाँ। मिलता है, कोई भी किताब हम्म। आप खोलेंगे, इसलिए हमने किताब बोल दिया।
ताकि जी आपको सर। समझना आसान हो जाए। जी सर। कोई भी किताब होगा, उस किताब में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आगे पीछे हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जैसे मान लीजिए कोई भी स्कूल की किताब है, कोई भी अन्य किताब है, तो किताब काफ़ी मोटी होगी, कई सारे चैप्टर होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मिलेगा इंडेक्स, ताकि पता चल जाए कि कौन सा चैप्टर हम्म। कहाँ पर है। हाँ, जैसे एक तरीके का प्रोस्पेक्टस होता है सब, उसमें हाँ, ऊपर ही पेज में होता है कि ताकि अंदर। ताकि जैसे ही हम इंडेक्स देखें तो हमें जो चीज़ खोजना है, अगर क्रम से जिसको पढ़ना है उसकी बात नहीं हो रही, जैसे कोई खास हम्म। चैप्टर हमें पढ़ना है, वहाँ हम्म। जाना है, तो हम इंडेक्स में देखेंगे कि ये किस पेज पर है और वहाँ हम डायरेक्ट चले जाएंगे। इसीलिए आगे हम्म। इंडेक्स बनाया जाता है। तो ऐसे ही ये जो एनसीटी अधिनियम है, इसमें भी इंडेक्स बना हुआ है और आगे लिखा हुआ है कि इस पेज पर क्या है। तो आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, और जा करके वो आप खुद से सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। जी सर। नहीं तो सरकारी कागज पढ़ना और ऊपर से इंग्लिश में लिखा हो तो हम्म। उसमें फिर खोलने के बावजूद, दो चार पेज ऊपर नीचे करके देखने के बावजूद, फिर अरे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, चलो बंद करो। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, वो मैं समझ लूंगी, कोई बहुत बड़ा अच्छा, इशू नहीं है उसका, तो तो क्या जो है वो मैं। तो इसमें जो पहला पेज है, उस हम्म। पेज में सबसे पहले ही इंडेक्स है, जी सर। और इंडेक्स के ठीक ऊपर लिखा हुआ है सब्जेक्ट। हम्म। सब्जेक्ट पढ़ दे रहे हैं, ड्राफ्ट एनसीटीई, ब्रैकेट में है रिकॉग्निशन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर, ब्रैकेट बंद, रेगुलेशन 2025 along with norms and standards of teacher education program in हम्म। alignment with the NEP 2020 in the public domain for seeking input suggestions। जी ये तो सर। जब आया था फरवरी में आया था, तो हम्म। आम जनता के बीच में इसे पब्लिक किया गया था ताकि आम जनता भी इसको देख ले, समझ ले। हम्म। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है कि NEP 2020 के अनुसार, हम्म। ठीक है। तो NEP 2020 में साफ साफ बताया गया है कि जो है टीचर एजुकेशन में बीएड 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर रहेगा, और हम्म। किसी पाठ्यक्रम का कोई जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। जी सर। आप किसी मैं के वही तो सोचूं सर, मैंने ये सारी डिटेल किसी के मुंह से तो सुनी थी, फिर बट आप अभी मुंह कुछ। से फिर मुंह से सुनने की बात छोड़ करके अभी हम्म। आगे की बातें हो रही हैं, और मेरे हम्म। सामने है, आपके सामने नहीं है, लेकिन सुनिए ध्यान से। जी। अगर संभव हो किसी मोबाइल में, अगर व्हाट्सएप चलता हो वहाँ खोल लीजिए, नहीं तो फिर जो है या गूगल चलता हो खोल लीजिए, नहीं तो सुन लीजिए ध्यान से, समझिए पहले जो समझाया जा रहा है। जी सर। जैसे मान लीजिए आप किसी शादी में गई, हम्म। और वो शादी है, उदाहरण के लिए मान लेते हैं राम और सीता की, जी। उदाहरण के लिए मान लिया। उस शादी में सारे लोग जो चर्चा कर रहे होंगे कि दूल्हा दुल्हन की, या जो कुछ भी कार्यक्रम की, तो जनरली हम्म। वो राम और सीता की ही बात कर रहे होंगे, या किसी और जो है दुनिया की बात, कहीं और की जो है शादी की बात वहाँ मेन रूप से हो रही नहीं होगी, मेन सर, रूप से मेन तो किसकी। उन्हीं की बात होगी। हाँ एग्जैक्टली, जहाँ गए हैं, जो कार्यक्रम है, जो चीज़ होना है, भाई दूल्हा दुल्हन कब आएंगे, हाँ ये मान लीजिए कि मंडप में जो है ये कार्यक्रम होना है, कब होगा, स्टेज पर ये कार्यक्रम हम्म। होना है दूल्हा दुल्हन का, यानी जनरली दूल्हा दुल्हन या जो भी वर्ड वो यूज करेंगे, तो उन्हीं के संदर्भ में है ना। हम्म। हाँ, तो उसी की बात की जाती है जिससे संबंधित वो चीज़ होता है, जी सर। और जिसका वहाँ कोई लेना देना ही नहीं है, उसकी चर्चा वहाँ पर जनरली नहीं दी गई रहती है। ऐसे NEP 2020 में उसी की बात की गई है जो आगे होना है, जो चीज़ रहेगा ही नहीं, होगा ही नहीं, उसकी चर्चा नहीं की गई, ना NEP में ना इसमें। जी। तो हाँ। BTC DLED DED इनके हाँ। बारे में कोई चर्चा कहीं नहीं किया गया, क्योंकि अब ये सब आगे रहेंगे ही नहीं। रहेंगे नहीं, बंद हो ये बात जाएंगे। समझाना चाह रहे थे आपको। जी सर। तो वही तो सर, जब ये सारे कोर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे और बीएड 1 ईयर 2 ईयर 4 ईयर रहेगा, तो इसमें स्पेशली 4 ईयर वाली तो कोई बात ही नहीं है कि वही एलिजिबल होंगे, जो नया कोर्स करेंगे, पुराने वाले नहीं होंगे। आप ये जो तो। है अखबार वाला न्यूज हिंदी में साफ साफ लिखा है, उसमें NCT के अध्यक्ष ने क्या कहा है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है, वो सब कुछ वहाँ विस्तार से लिखा है। अलग से हमने उसको काट करके क्रॉप करके भी शेयर किया था, आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जी तो सर, हम मैं लोग आज ही अभी देखूंगी। हाँ व्हाट्सएप पर सब डाले हुए हैं। तो जो इंडेक्स है, आपको इंडेक्स हम बता दें, जो पहले नंबर पर है वो पेज नंबर 1 से 13 तक लेकर, वो है हम्म। NCT रिकॉग्निशन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर रेगुलेशन 2025। ये आपके काम का नहीं है, इस पर मत जाइएगा। जी सर। आपको उतना ही बता रहे हैं जिससे आपका दिमाग थके नहीं और आपके थके काम की नहीं चीज़ सर। मिल जाए।
ताकि जी आप सर, उसको आराम से पढ़ करके समझ सकिए। समझ सकूं। फिर सेकंड नंबर पर है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP, यहाँ पर उसके बारे में है, और इसका पेज हम्म, नंबर है 14 से 23 तक। ठीक है, अच्छा, तो आपको अगर ITP से संबंधित पढ़ना होगा तो 14 से 23 में चले जाइएगा, सेकंड नंबर पर है इसमें इंडेक्स में। अच्छा, थर्ड नंबर पर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आर्ट्स एजुकेशन के बारे में है। ठीक है, अच्छा, तो अगर आपको ITP में आर्ट्स एजुकेशन के बारे में कुछ पढ़ना समझना है तो थर्ड नंबर पर है, और पेज नंबर 24 से लेकर के 33 तक है। इसके पहले हमने बताया 14 से 23 तक, फिर 24 से 33 तक यहाँ पर आर्ट्स एजुकेशन का मिल जाएगा ITP। फिर अगला चौथा नंबर है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम फिजिकल एजुकेशन, जो खेल कूद वाले शिक्षक होते हैं ना, हम्म, DPED, DED, हाँ, बीपीएड वगैरह BPEड, होता है। ये सब करते हैं वो लोग। हम्म, तो जो फिजिकल एजुकेशन की बात की गई है वो भी 4 साल का तो आ गया है, तो अच्छा, वो भी वो 4 साल मिलेगा। का आ चुका है। हाँ, तो उसका जो है चौथे नंबर पर है, और 34 से लेकर 43वें पेज तक है। हम्म, ठीक, फिर 5वें नंबर पर दिया गया है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम संस्कृत एजुकेशन। अब यहाँ पर देखिए संस्कृत एजुकेशन की बात की जा रही है, उर्दू, पंजाबी, हम्म, तेलुगु, मलयालम, इसकी बात नहीं हो रही है। तो सर ये फिर नहीं रहेंगे क्या आगे उर्दू वगैरह तो? तीन जो है मेन रूप से लैंग्वेज की बात की गई है। ठीक है, आप पढ़िएगा NEP या कहीं सर भी। मुझे फिर आप इससे रिलेटेड एक चीज और पूछनी थी सर, अभी जो DSSB का पैटर्न है उसमें जैसे मैं आप आपने आपने अपने पास में न पेन रखा है ना कोई पेज रखा है। बात करते वक्त जो टॉपिक चल रही होती है वो बात करते हैं, और दिमाग में जो सवाल आ रहा होता है वो वहाँ फटाक से लिख लेते हैं, कि जब हम्म, बातचीत हो जाएगी तो बीच में ना डिस्टर्ब करके जो चर्चा जी जी चल रही है सर। चलने देंगे, और ये लिख लिया हमने कि ये भी पूछना है, वो बाद में पूछ सर कुछ लेंगे। चीजें ना मैंने पहले आपको कॉल किया था तो एक दो चीजें मेरे पॉइंट्स रह गए थे सर, तो आपने मुझे लिखा वो नहीं भी। ना है, आपने लिखा हाँ नहीं हाँ, ना है, तो फिर नहीं मुझे बीच दोनों पॉइंट याद आ गए हैं, जो अभी आप अपनी जो बात। याद आए हैं या तो दिमाग हम्म, में रख सकती हैं तो लास्ट तक जी जी, रखिए, नहीं रख सकती हैं तो लिख लीजिए, लेकिन बीच में उसको अभी मत लाइए। ठीक है जी सर। और ये चीज़ जो है अपने अंदर हैबिट डेवलप कीजिए, आप टीचर बनने जा रही हैं, जी सर। कि किसी को भी बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, उसे कंप्लीट करने देना चाहिए, फिर आप जो है उसको बाद में जो भी आपके मन में आ रहा है बाद में हम्म, कंप्लीट कीजिए। अगर जी क्लास में सर। आप पढ़ा रही होंगी तो अगर 50 बच्चे हैं, एक एक करके एक एक बच्चा कुछ भी पूछना शुरू कर देगा, आप क्या हम्म, 40 मिनट की क्लास में जो पढ़ाने आई हैं पढ़ा लेंगी? नहीं सर, नहीं पढ़ा सीधा सा पाएंगे। कॉन्सेप्ट है, आपने B.Ed किया है, आपने टीचर ट्रेनिंग किया है, उसमें हम्म, बताया जाता है, सिखाया जाता है कि क्लास में हम एक जो है अपना वो आज क्या पढ़ाना है, पूरा एक जो है लेसन प्लान बनाते हैं, और लेसन हम्म, प्लान बनाते हैं उसी हिसाब से कि इतनी देर में ये कंप्लीट कराएंगे, इतनी देर में ये कंप्लीट कराएंगे, इतनी देर में ये टाइमिंग भी उसकी फिक्स की जाती है, और फिर हम क्लास उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। यस बच्चों सर। को होमवर्क देते हैं, उसी में फिर प्लान करते हैं कि बच्चों से लास्ट में क्वेश्चन पूछें, बच्चों को हम्म, मौका देंगे पूछने का। हम्म, पूरे टाइम में थोड़े बच्चों को हम देंगे मौका पूछने का, वो तो 50 बच्चे हैं, एक एक सवाल भी करेंगे आंसर देंगे, तो 40 मिनट की क्लास में फिर पढ़ा कहाँ पाएंगे? जी सर। तो अपने अंदर हैबिट डेवलप कीजिए कि आपको क्लास में जाना है, कोई भी बच्चा कुछ भी कह रहा है उसकी बात उस वक्त तो नहीं सुननी है। शुरू में हम जो प्लान करके गए हैं हम वही करेंगे, हम अपने ही अकॉर्डिंग चलेंगे, हम अपना पूरा जो आज पढ़ाने वाले हैं पढ़ाएंगे, फिर लास्ट में 5 मिनट या 10 मिनट रख लेंगे बच्चों से कि भाई किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। हम्म, तो जब आपके अंदर ये हैबिट नहीं रहेगा, आपके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी, तो फिर आप क्लास कैसे मैनेज करेंगी? जी सर। पहले आप तो सीख लीजिए ये सब। यहाँ पर बात चल रही है कुछ और, आप जो है अपना सवाल लेकर आ रही हैं, पहले जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से तो समझिए, दिमाग तो आपका जी कहीं और सर। भाग रहा है, इसीलिए जो है आपका कुछ भी क्लियर नहीं हो पाता है, कोई कुछ भी कह देता है, आप कंफ्यूज हो जाती हैं किसी का वीडियो जी देख सर। करके। जी सर। ऐसे तो इंटरव्यू तो आप कभी कोई नहीं निकाल पाएंगे। जी सर। इंटरव्यू में तो ऐसे ही जो आपको आता रहता है जितना, जैसे ही आप कमरे में पैर रखने जाती हैं तो 50% तो बुद्धि ऐसे ही उड़ जाती है। आपने जी दिया होगा सर। कभी, इंटरव्यू फेस की होंगी अगर, जी सर। तो अनुभव कीजिएगा, कभी याद कीजिएगा तो कि क्या हुआ था। जैसे ही आप बाहर से अंदर एंटर करने जाती हैं किसी इंटरव्यू में, जैसे ही दरवाजे पर पहुंचती हैं आधी बुद्धि तो ऐसे ही गायब हो जाती है, नर्वस हम्म, हो जाते हैं, जी सबके सर। साथ होता है। जी जी।
तो आप पढ़ कर के गई हैं जितना, तो 50% तो पहले दरवाजे पर उड़ गया। जी सर, होता है ऐसा। फिर जब वहां बहुत जाती बार। हैं, वहां पर जब देखती हैं कि अरे कितने लोग हैं अंदर, तो फिर उसके बाद वहां पर और 50% जो बचा हुआ था उसका भी 50% गायब, यानी कि 75% तो ऐसे ही चला गया, बचा 25% उसी में इंटरव्यू फेस करना है। अब जब सवाल सामने से आते हैं तब तो फिर बुद्धि काम नहीं करती है। तो उसका जो रीज़न है वो यही सब है कि आपका फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। ये सब बिल्ड कीजिए अपने अंदर, ओके जो सर। बताया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। तो अभी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का ही चल रहा है। यहाँ पर संस्कृत रखा गया, मतलब संस्कृत का अलग से बनाया गया है, अन्य का नहीं बनाया गया है। तो नहीं बनाया गया है तो वो नहीं होगा, सीधी सी बात है। यहाँ ये थोड़े हो रहा है कि उर्दू मलयालम इसकी उसकी पढ़ाई नहीं होगी, ये थोड़े कहा जा रहा है, ये अलग से कोर्स बनाया गया है। हम्म। तो अब यहाँ पर आप खोजना शुरू कर दीजिए कि सर क्रिकेट के लिए बनाया गया है कि नहीं, सर कबड्डी के लिए बनाया गया है कि नहीं। अरे यहाँ क्रिकेट के लिए, कबड्डी के लिए, इसके लिए, उसके लिए आप मत ढूंढिए ना, यहाँ जो है वो देखिए। जी सर। आपके मन में क्या आ रहा है वो मत देखिए। नहीं, बात मन की नहीं है सर। बात यह है कि अभी जो DEET+B का क्राइटेरिया है उसके अंदर अगर हम मास्टर उर्दू से करके TGT और PGT के लिए एप्लीकेबल हो वो जाते हैं। सवाल, वो बात, वो सारी चीजें वहीं छोड़िए, यहाँ जो है बात उसकी सिर्फ चल रही जी है। जी सर। अभी आपको इतना एक्सप्लेन किए हैं फिर भी आप वही अपना ही रवैया जो है अपना रही हैं। नहीं, मैं सर ये पूछ रही थी कि मैं MA ना मत उर्दू से पूछिए ना, करना चाहती हूँ। मत पूछिए, वो बाद में कर लीजिएगा। आपसे हमने क्या कहा अभी पूरा इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेन करके, जितना भी मन में आ रहा है वो लास्ट के लिए रखिए। जी सर। ओके सर। अभी सिर्फ यहाँ जो सामने इसमें है उसकी बात हो रही है, जो नहीं है, जो जी आपके सर। मन में है, हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, वो तो लास्ट में आएगा ना। जी सर। और नहीं, अगर आपको अपना ही सवाल खाली बस बोलते रहना तो हम इसको बंद कर दें, आपको जो जी बताने जा रहे थे वो ना बताएं। नहीं नहीं, आप वो बताइए सर, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। आपने पहले ही एक सवाल कर लिया है, उसी पर चल रहा है सब कुछ, जी सर। आप ही के सवाल पर चल रहा है, हम अपने सबसे नहीं कुछ कर रहे हैं। आपका जी जो सर। डाउट था उसी डाउट पर ही आगे चल रहा है सब कुछ। जी अब फिर सर। आप 4 और डाउट लेकर के एक साथ आ जाइए। हाँ जी सर, प्रॉब्लम होगी उससे, समझ समझ गई मैं अभी सर। इतना एक्सप्लेन किया गया हर चीज़, तब भी नहीं समझ में आ रहा आपको। जी सर। पहले नंबर पर क्या था वो बताया गया, फिर दूसरे तीसरे चौथे पांचवें पर संस्कृत है, संस्कृत का है 44 से 51, फिर छठवें पर है आपका योगा का, जी। वो आपको 52 से 59 पर मिलेगा। यहाँ पर जितने भी 4 साल के कोर्स हैं हम्म। उनकी चर्चा की गई है, और पेज नंबर 14 से शुरू करके पेज नंबर 59 तक है 4 साल वाले का। आपका जो सवाल था वो यही था कि फला यूट्यूब पर हमने वीडियो देखा, वो 4 साल वाले की आईटीपी की बात कर रही हैं, इसकी बात नहीं कर रही हैं, उसकी बात नहीं कर रही हैं, आगे वाला होगा पीछे वाला नहीं होगा, ये सब कह रही हैं। जी तो हम भी वही टॉपिक लेकर के चल रहे हैं आगे, आप ही का जो सवाल था वही। जी। जी तो सर। इसी पर सिर्फ फोकस कीजिए, दिमाग में जितना कुछ आ रहा है भूल जाइए। जी सर। तो पेज नंबर 13 से पेज नंबर 59 तक आपको यहाँ आईटीपी से संबंधित जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। जी ठीक। सर। फिर 7वें नंबर पर दिया गया है बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम 2 ईयर लीडिंग टू बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड डिग्री। ये आपको मिलेगा 60 से 67 पर, यानी कि 2 ईयर का अगर बीएड से संबंधित कुछ भी आपको पढ़ना हम्म। है, वो पेज नंबर कितना है 60 से 67 तक। ये याद रखिएगा कि 2 ईयर जी। का बीएड, इससे संबंधित हमें इसमें एनसीटी रेगुलेशन एक्ट जो 2025 है इसमें खोजना है, तो 60 से 67 पर 7 पेज के अंदर, यानी 60 से 67 इसी में मिलेगा 2 साल वाले का। जी। और 8वें नंबर पर है 1 ईयर वाला 68 से 75। 68 से 75। तो जी। अगला जो 7 पेज है वो 1 ईयर वाले के लिए है। ठीक है। जी सर। 7-8 पेज अगला जो है वो इसका हो गया। तो 60 से 67 और 68 से 75 यहाँ आपको 2 ईयर बीएड और 1 ईयर बीएड का मिल जाएगा। ठीक। इसके बाद आगे और भी है, तो वो है एमएड, जो कि एमएड जो है वो 1 ईयर वाला है, फुल टाइम वाला, और फिर जी। पार्ट टाइम 2 ईयर का है। तो ये आपको मिलेगा 76 से 86 के बीच में। जी सर। अब इसके बाद ख़त्म। तो कहीं इसमें डीएड, डीएलएड, बीटीसी, बीएसटीसी, डाइट जेबीटी, वगैरह का JBT, हाँ। एनटीटी, एनआईएस पीटीटी। डीएलएड और किसी का जिक्र आया अब तक? नहीं आया सर। नहीं, अब तक जितना हमने पढ़ा है इंडेक्स में पूरा पढ़ दिए शुरू से लास्ट तक। और जी लास्ट सर। जहाँ एमएड खत्म हुआ है वो पेज नंबर 86 है। जो पूरा और 86 नंबर का हाँ, ड्राफ्ट है। और ये पेज इसमें जितने भी हैं
ठीक है, वो भी वही हैं, टोटल उतने ही जितना यहाँ पर इंडेक्स में दिखाया गया है। जी तो इसका मतलब कि इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ मिलेगा क्या, ITP 4 साल वाले के बारे में, B.Ed 2 साल वाले के बारे में, B.Ed 1 साल वाले के बारे में, M.Ed फुल टाइम पार्ट टाइम यानी 1 साल और 2 साल, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और अखबार में साफ साफ लिखा है कि जो 2014 का है एक्ट, उसकी जगह ये ले लेगा। जितने भी पुराने नियम कानून बनाए गए हैं उनकी जगह अब ये लेने वाला है। तो आगे तो इसमें कहीं भी अन्य का जिक्र नहीं है। अन्य कोर्स का M.Ed का किया गया है और B.Ed का किया गया है, और B.Ed 1 ईयर भी है, 2 ईयर भी है, और ITP 4 ईयर भी है। इतना बात क्लियर हुआ। अब हम चल रहे हैं आपके मूल सवाल पर। आपका मूल सवाल जो 1 ईयर 2 ईयर का है वहाँ चल रहे हैं। तो 4 ईयर का भी थोड़ा सा पढ़ देंगे। चलिए सबसे पहले 4 ईयर वाले में ही चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, 24 से 33 पेज नंबर। ठीक, 24 पेज नंबर, ये हम आ गए पेज नंबर 24 पर। ठीक है, आपके सामने नहीं है लेकिन मेरे सामने है। हम बात करते वक्त फैक्ट के साथ बात करते हैं, प्रमाण के साथ बात करते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर ये 24 कहने को है, चूंकि सबसे ऊपर इंडेक्स है उस पेज को शायद काउंट नहीं किया गया है, तो पेज नंबर 25 आ जाएगा। तो ठीक है, तो 25वें पेज पर ITP आर्ट्स वगैरह के बारे में है, और ये हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं कि ये किस में एलिजिबल रहेगा, कहाँ कहाँ टीचर बन सकते हैं। इसको जो लोग कर रहे हैं वो पार्ट होगा ना इसमें, तो वो बता दें। हाँ देखिए यहाँ पर है 3.2 करके पेज नंबर 26 पर, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, एडमिशन का ये तो है। और एडमिशन प्रोसीजर हो गया, कैरिकुलम हो गया, और फैकल्टी हो गया, इसको पढ़ाने के लिए क्वालिफिकेशन है। ऊपर ही होना चाहिए था, इसको करके कहाँ टीचर बनेंगे, वो पार्ट हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इसको करके टीचर कहाँ बन सकते हैं। हाँ यहाँ लिखा हुआ है 1.3 में पेज नंबर 25 पर ही, ITEP आर्ट्स एजुकेशन, एक मिनट, आर्ट्स एजुकेशन विल बी मिनिमल डिग्री क्वालिफिकेशन। मिनिमल मतलब सबसे कम जो डिग्री क्वालिफिकेशन होगा वो माना जाएगा, यानी पहली प्रायोरिटी पर यही रहेगा। मिनिमम का मतलब समझिए ना कि मिनिमम हाई स्कूल पास होना चाहिए, मिनिमम इंटर पास होना चाहिए। अब भले कोई PhD तक कर डाला हो, उसकी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि मिनिमम हाई स्कूल होना ही चाहिए। तो वही मिनिमम की बात यहाँ पर हो रही है कि आर्ट्स, हाँ आर्ट्स टीचर के लिए जो है क्वालिफिकेशन, टू बिकम अ स्कूल आर्ट्स टीचर विच विल बी offered after senior secondary or +2 examination or its equivalent under 5+3+3+4 पैटर्न। तो ये इसके लिए मिनिमम रहेगा ये चीज़। ठीक है, अच्छा, और इसमें फिर टीचर जो है कहाँ कहाँ बन सकते हैं वो वाला पार्ट में चल रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर आगे क्योंकि 4 साल वाला जो है वो काफ़ी उसके बारे में डिटेल इसमें है, तो कई पेजेज हैं। तो उसको आप 4 साल वाले को हम छोड़ करके चल रहे हैं, 2 साल वाले में वो लाइन पढ़ के बता दे रहे हैं जिसका मेन आपको ज़रूरत है, क्योंकि कई सारे पेजेज हैं, पढ़ने में टाइम लग जाएगा। वैसे भी सर मेरा तो 2 साल वाला है, तो मैं दो साल वाले 2 साल वाले पे चलते हैं। आपका जो है 60 से 67 के बीच में, ये 7 ही पेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रेम्बल है, और हाँ यहाँ पर है 1.2, B.Ed 2 ईयर प्रोग्राम विल अपीयर टीचर टू बी रिस्पॉन्सिव एंड रिलीवेंट टू द लर्नर्स डेवलपमेंट नीड्स एंड इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट स्कूल स्टेजेज सच एज फाउंडेशन। फाउंडेशन समझती है ना? जी सर, आधार। हाँ, बाल वाटिका की बात हो रही है, जो फाउंडेशन स्टार्टिंग है। प्रिपरेटरी यानी प्राइमरी लेवल, मिडल यानी जूनियर लेवल की होगा, एंड सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी में वही आपका हाई स्कूल इंटर उधर की बात हो रही है। एज गाइडेड बाय द 5+3+3+4 डिजाइन। तो 5+3+3+4, 5 मतलब प्ले, LKG UKG 1 और 2,
और +3 प्राइमरी का जो कि आगे चेंज होना है 1 2 चला जाएगा बाल वाटिका में, तो बचेगा क्या 3 4 5 +3 वो हो गया। फिर अगला जो +3 है वो 6 7 8 और फिर आगे है 4 यानी 9 10th 11 12th। तो वहां पर जो है टीचर बन पाएंगे, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, आप चले जाइएगा पेज नंबर 61, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर साफ साफ बताया गया 5 + 3 + 4। और ये पेज नंबर 60 से 67 तक पढ़ लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और आपको हम पढ़ के बता दे रहे हैं इसमें, स्टाफ क्वालिफिकेशंस, जहाँ लिखा था फॉर ऑल स्टेजेज, वो वाला हम पेज ढूंढ रहे हैं, आपको वही पेज डायरेक्ट दिखा दे जहाँ से कन्फ्यूजन दूर हो जाए। जी सर। और सर इसमें सीटेट का भी मेंशन है कुछ या नहीं? अब आप इसमें सीटेट कहाँ ले आ रही हैं? सीटेट की बात जब करनी होगी अलग से कीजिएगा, इसका सीटेट से क्या लेना देना है? नहीं, पूरा एजुकेशन को लेके डरते हैं ना सर, ये सी तो। हम आपको जो चीज़ दिखाना चाह रहे हैं वो पेज हमें याद नहीं आ रहा किस पेज पर था, नहीं तो वहाँ पर शॉर्ट में ही सारी चीज़ें लिखी हुई थी। वो सर हम आप वो मुझे शेयर कर देंगे उस पे व्हाट्सएप पे नंबर पे? आपने कहा कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, मैं सर ग्रुप में तो हूँ बट तो खोलिए ना, वहाँ पर शेयर किया हुआ है, वहाँ पड़ा हुआ है, ले लीजिए। फिर मांग क्यों रही हैं आप? इसका मतलब है कि किसी नहीं और दुनिया में रहती हैं, ध्यान नहीं देती हैं। सर, दुनिया तो ये है, जिम्मेदारी बहुत है सर, काम बहुत करना नहीं पड़ता तो है, कई बार या फोन नहीं तो देखने का समय नहीं मिल दो नाव पाता। पे सवार करेंगी, तो ना इधर में रहेंगी ना उधर में रहेंगी। नहीं, तो मैं ये सर छोड़ अब इस पे ही दीजिए। फोकस करूंगी। फोकस इधर करना है, आधा घंटा 1 घंटा भी रोज अगर नहीं दे सकती हैं तो फिर इधर कुछ नहीं कर पाएंगे। जी सर, ये तो है खैर। चलिए, वो पेज अभी हमने एक बार डाला था अलग से ग्रुप में बहुत मैं तो पहले, दे फिर सकती हम हूँ। ढूंढ करके हम वो अलग से डाल देंगे। हाँ वहाँ साफ साफ हाँ। लिखा हुआ है कि जो है इसको करने के बाद कौन कहाँ टीचर बन सकता है। वो जी पेज सर। हमें इस वक्त याद नहीं आ रहा, ढूंढना, क्योंकि फोन पे बात करते करते बात भी करना है, ढूंढना भी तो। हाँ, ढूंढना भी है तो थोड़ा तो कई बार नहीं हो पाता। और वैसे भी सर मेरा 2 साल की बीएड पे ज्यादा फोकस है, क्योंकि मेरी तो वही की हुई है ना, तो मुझे उसी के बारे में पूरी डिटेल पहले मिल जाएगी तो ज्यादा बेटर होगा। हम्म, तो आप ग्रुप में जाइएगा व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप ग्रुप में हम्म ऑलरेडी जो है हमने शेयर किया हुआ है, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर अगर नहीं हम्म। मिलता है कोई बात नहीं, ग्रुप में ध्यान देते रहिएगा फिर कभी, तो वहाँ पर आप दोबारा जब डाला जाएगा तो जी फिर सर। आपको मिल जाएगा। जी सर। सर मैं अगर अभी दूसरा सवाल पूछ सकती हूँ? मैं ना ये पिछली बार भी पूछते पूछते रह गई थी सर आपसे, बोलिए केवीएस से अब। रिलेटेड था। सर एक्चुअली मैं मेरा ना केवीएस में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता, इन लोगों ने सब्जेक्ट का क्राइटेरिया इतना डिफिकल्ट लगा रखा है कि अगर एसएसटी उन्होंने का कुछ नहीं किया है, आप अपनी सोच पहले बदलिए। भाई सिस्टम उनका है, चाहे वो जो करें, आपको उसके अनुसार बदलना होगा ना। नहीं सर देखो जैसे। आपको उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को करके उनके जो है जो भी वो कर रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। अब उन्होंने सर वो कुछ नहीं कर दोबारा से रखा तो है। सब कुछ करना कैसे पॉसिबल होगा? अभी मतलब ग्रेजुएशन में ये लोग एसएसटी टीचर बनने के लिए या तो ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री कंपलसरी हो। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया तो मेरे पास डिसिप्लिन सब्जेक्ट में इको और पॉलिटिकल साइंस थे सर, तो कहीं भी कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, ना मैं टीजीटी के लिए तो भर अगर सकती आपको हूँ। वहां जाना है तो वहां जो शर्त है वो कीजिए पूरा, नहीं अगर करना है तो फिर वो भूल जाइए। वो थोड़े आपकी शर्त मानेंगे आपकी। नहीं, मैं ये कह रही थी कि नई उसमें पॉलिसी वगैरह जा रही है, इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं क्या? बस थोड़ा सा ये पूछना था कि कल या फिर। क्या हो सकता है, हम्म, होने को हो सकता है, अभी आप बात कर रही हैं और अभी भूकंप आए धरती खत्म हो जाए। जी सर। हो सकता है, हम कई बार कह चुके हैं, इस पर बात करना न करना बराबर है। जो है वर्तमान में अभी उस पर बात कीजिए, हो सकता है उसके भरोसे आप आगे नहीं बढ़ सकती हैं। ये तो है सर। हाँ, अब। और वहाँ पर ज़रूरी है ज्योग्राफी या हिस्ट्री, तो आपका जी सर। को अगर वहाँ जाना है तो करना ही पड़ेगा, और ये बहुत सही रखा गया है। कोई संभावना नहीं है कि ये हटा भी देंगे, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं, जब आप जो है आर्ट्स टीचर बन रही हैं वहाँ पर आप जाएंगी एसएसटी हम्म, पढ़ाने, तो एसएसटी का जो मूल आधार है वहाँ पर हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा। जब आप मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा ही नहीं पाएंगी, इकोनॉमिक्स तो होता नहीं है 6 7 8 में, होता है। हाँ
इकोनॉमिक्स नहीं होता, पॉलिटिकल साइंस तो होता है ना सर। पॉलिटिकल होता है, तो जी। पॉलिटिकल आपके पास है, लेकिन हिस्ट्री या ज्योग्राफी में इसको एक वो भी कह रहे होना चाहिए। लेकिन सर अब उसके लिए मैं फिर दोबारा से बीए और बीएड करनी पड़ेगी। बीएड और बीए कहाँ कहा जा रहा है? तो फिर वो तो ग्रेजुएशन में मांग रहे हैं ना ये क्राइटेरिया, सब्जेक्ट तो आप कॉम्बिनेशन बीएड का। कहाँ से लेकर के आ गए? वो बीए में कह रहे हैं, उसमें वो शर्त रखे हैं, वो आपसे नहीं कह रहे हैं कि आप कीजिए। वो ये कहते नहीं हैं तो कि जो सर, लोग ये योग्यता रखते हैं वो लोग आए फॉर्म भरें। आप नहीं तो रखती हैं तो हम मत नहीं जाइए। रखते तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर मैं केवीएस में थोड़ा चांस बढ़ाने के लिए, क्योंकि खाली डी ट्रिपल एस बी से नहीं होगा ना सर, क्योंकि बहुत कम वैकेंसी आती है और कंपटीशन बहुत हाई लेवल का होता है। और अगर एक केवीएस में। एक पेन उठाइए और पेपर उठाइए, लिख लीजिए कि मैं कभी शिक्षिका नहीं बन पाऊंगी, क्योंकि आपका जी जो सर। मेंटल लेवल है, ऐसे लोग तो अगर इंटरव्यू होता है कभी नहीं उसमें सेलेक्ट होंगे। आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जिस तरह से आपकी सोच है, आप कभी नहीं हो पाएंगी सिलेक्ट। नहीं बार बार सर, आप वो बातें रिपीट कर रही हैं। नियम कानून बने हैं, अगर आपको जी फोर्स में सर। जाना है उसके लिए अलग नियम है, आपको पुलिस में जाना है उसके लिए अलग नियम है, आपको टीचर में जाना है उसके लिए अलग नियम, बैंक में जाना है जी उसके लिए अलग सर। नियम। अब आप कहिए कि हमने ये किया है, वहां पर ये है, लेकिन हम ट्राई करना चाह रहे हैं, अब वो ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। ये कौन सा तरीका है आपका बात करने का? भाई नहीं हर सर, चीज का अलग अलग मैं। सिस्टम है, डीएसएसबी का अलग है, यूपी का अलग है, बिहार का अलग है, केवीएस का अलग है, नवोदय जी। का अलग है, किसका क्या है। अब आप जानिए कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता, ऑप्शन कितना है, चांस कितना है, उनको इससे क्या लेना देना? हाँ ये सर, ये आपकी बात तो प्रॉब्लम है। है। जी सर। तो बात करते वक्त किस तरह से बात कर रही हैं आप? ये सर अभी। फ्रस्ट्रेशन की निशानी है, और फ्रस्ट्रेट इंसान को तो वो कभी नहीं लेंगे। हम्म, इंटरव्यू में तो आप सीधे बाहर हो जाएंगे, वो आपसे मुंह पर नहीं कहने जाएंगे। नहीं अगर हम मेरा। सीधा सीधा मुंह पर कह रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेशन की निशानी है। नहीं सर, अगर मेरा सपना हो कि मुझे केवीएस में भी टीचर बनना है, तो क्या मैं ग्रेजुएशन दोबारा कर सकती हूँ? मैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन था मेरा, थोड़ा मैं हाँ, समझा तो नहीं पाई आप आपको सही तरीके से। तो आप अपनी प्रॉब्लम रखिए ना, वो क्या करते हैं उनकी शिकायत करना बंद कीजिए ना, कि वो ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते हैं। नहीं नहीं नहीं, कि वो आप नहीं, मैं बोलिए कि यही कह रही हूँ, अगर मैं आप खुद को बोलिए कि हम एलिजिबल बनाऊं तो फिर मैं हाँ उसके लिए मुझे क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा, थोड़ा ये आप गाइड कर देते तो। हाँ, तो ये बोलिए कि वहां पर ये हम्म, शर्त होता है और हाँ हम ये चाहते हैं शर्त है। अप्लाई करना, तो लेकिन मेरे हाँ। पास ये चीज नहीं है, तो हमें क्या करना हाँ पड़ेगा। जी सर, बस थोड़ा वही था मेरा क्वेश्चन, मैं थोड़ा घुमा फिरा नहीं के तो बोलूँ। घुमा फिरा के या ऐसे नहीं, आपका जो था उस वक्त माइंड, वो आपका बिल्कुल गलत था, वो फ्रस्ट्रेशन निशानी शो कर रहा है। अब आप जो है क्वेश्चन जो की हैं वो ये है कि किसी पद पर आप जाना चाहती हैं, उस पद की योग्यता अगर नहीं है तो उस पद की योग्यता आपको हासिल करनी पड़ेगी, पहला तो करनी ये हो पड़ेगी। गया। जी जी। दूसरा ये कि अब आपने कुछ पढ़ाई कर रखा है और वहाँ पर कुछ हम्म, और है, तो जो जी अधूरा है उसको पूरा कर लीजिए। आपको अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं रहा है तो हिस्ट्री जी। या ज्योग्राफी से एक सब्जेक्ट से अलग से कर लीजिए। नहीं सर, वो नहीं मानते ना, यही तो सारा प्रॉब्लम है, ऐसा होता तो मैं कब। अगर वो ये चीज़ नहीं मान रहे हैं वहाँ पर, तो फिर आपको हम्म। वहाँ जाना ही, आपने कसम खा लिया है कि वहाँ हाँ तो जाएंगे ही हम, तो फिर जी 3 साल सर। पूरा लगाइए। चलो मैंने 3 साल पूरे भी लगाए, फिर जो मेरी बीएड है जो कि 2021 से 23 सेशन वाली है, वो कंसिडर करेंगे उसको? बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने जो है जो फिर से बीए किया है वो दोबारा बीए हो गया। जी सर। लेकिन यही मेरा मेन जहाँ पर क्वेश्चन था। ग्रेजुएशन की बात आएगी, तो ग्रेजुएशन के बाद आपने बीएड किया था, सब्जेक्ट जी कॉम्बिनेशन न होने के कारण आप दोबारा बीए कर रही हैं, तो बीएड क्यों जी। दोबारा करना पड़ेगा? यही, क्योंकि सीटेट में भी कुछ ऐसा तो था ना आपकी इशू, एज मैंने कितनी सुना है? था। आपकी एज कितनी है? 18 है, 20 है, 22 है, कितनी नहीं है? सर, एज कहाँ से 20-18 होगी सर, एज तो 33 है ना मेरी, वही तो इशू है ना लेकिन सारा। आप सवाल जवाब बातें तो 18-20 के बच्चों वाली कर रही हैं। आप खुद सोचिए, 33 है, अगर आप हम्म, ग्रेजुएशन, पहले तो ये अक्टूबर का महीना है, जी सर। अक्टूबर के महीने में एडमिशन तो पॉसिबल है नहीं, सारे एडमिशन प्रोसेस तो वो जुलाई के आसपास ही कंप्लीट हो जाते हैं। नहीं सर, वो मैं इग्नू से भी कर सकती हूँ, जैसे कि कोई। कर सकती हैं, लेकिन अभी क्या इग्नू का फॉर्म है आया हुआ? जी आए हुए हैं सर, अक्टूबर लास्ट डेट है 31 अक्टूबर। इग्नू में तो साल भर ही एडमिशन चलते हैं, एक एक महीना ही बंद होते हैं बस, फिर जनवरी सेशन के शुरू हो जाएंगे, 2 बार होते हैं ना, दो तो चलिए सेशन में इग्नू की एडमिशन। ही बात कर लेते हैं, तो इग्नू में जी मान लेते हैं कि अक्टूबर में आपने अप्लाई कर दिया। जी। ठीक। तो 3 साल का कोर्स कंप्लीट करके हाथ में डिग्री आने में कितना समय लगेगा? हाँ सर, 3 से 4 साल लग ही जाएंगे। 4 साल। ये चल रहा है आपका 33 बताई हैं एज, हाँ तो हाँ। अगले 4 साल में आप हो जाएंगे कितने साल की? हाँ सर, 36-7 की हो जाऊंगी मैं। 36-7, 4 साल आगे का सोच लीजिए। और अभी जी आपके पास कुछ चीज़ें हैं, जी।
उनके आधार पर आप कहाँ क्या कर सकती हैं, वो 4 साल ट्राई करेंगे और जल्द से जल्द कुछ लेंगी, या 4 साल बाद सिर्फ एक चीज के पीछे भागना है और तब तक कंपटीशन कहाँ पहुंच जाएगा वो देख लीजिए। 4 साल बाद जो है आप क्या कर सकते हैं वो सब देख करके फिर आगे देख लीजिए क्या कर सकती हैं। वही चीज है ना सर। तो आपको तो अपने डिग्रियों पर अभी भरोसा नहीं है, बस आप एक चीज के पीछे भागना चाह रही हैं, मेरा मन है, हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं, नहीं वहाँ सर, ये थोड़ा नहीं वो नहीं, वो केवीएस सब छोड़। फर्स्ट प्रायोरिटी थी। देखो DSSS भी है, लेकिन ये है ना कि केवीएस टीचर की बात ही अलग है थोड़ा सा। तो जब केवीएस का टीचर बनना था, जिस दिन ये दिमाग में आया, तो उसी दिन से क्यों नहीं उसी के चीजें पता करके वही आपने क्यों नहीं किया सर शुरू से। ये कंफ्यूजन था ना कि बीएड की वो वही लेंगे या फिर बीएड भी अगेन करना पड़ेगा, कंफ्यूजन तो ये था कि जब आप हाई स्कूल इंटर कर रही थी आपको पता ही नहीं था कि हम आगे भविष्य में करना चाहते क्या क्या है। करेंगे। ये तो हकीकत है सर, गाइडेंस नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, ये बात हकीकत है। ये कोई गाइडेंस या नॉलेज की बात नहीं है, ये आपकी कमी है। जिसको प्यास लगती है उसे खुद कुआं खोजना पड़ता है, कहाँ है पानी। बस सर, अब सबकी आपने अलग अलग डिसाइड ही परिस्थिति आपने होती है। आप अपनी चीजों, अपनी कमियों, अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए जब तक एक्सक्यूजेज देते रहेंगी तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। और केवीएस जैसे संस्था में जाने की बात कर रही हैं, लिख के रख लीजिए, जिस तरह से आपकी आज मेंटल सिचुएशन है, जिस तरह से आप आज बातें कर रही हैं, गलती से भी उसमें आपका तो सिलेक्शन होना ही नहीं है। आपकी हाइट कितनी है? 5.3। 5.3 है। चलिए हाइट तो फिर भी ठीक है, उसमें अच्छी हाइट को लेते हैं, लेकिन जनरली आप जाकर के केवीएस में देखिएगा जी 5.5 के ऊपर ही सारे मेल फीमेल ज़्यादातर दिखेंगे। तो सर, इसमें हाइट का क्राइटेरिया भी होता है नहीं, केवीएस कहीं में? कहीं ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप जा करके कम से कम 10 केवीएस घूम करके आइए। और वहाँ पर जितने टीचर आपके परमानेंट टीचर, हम कॉन्टेक्ट टीचर की बात नहीं कर रहे हैं, जी जी सर। जितने परमानेंट टीचर हैं सबसे बस एक ही चीज़ पूछते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, चाहे मेल हो या फीमेल, आपकी हाइट कितनी है, लिखते जाइएगा, लिखते जाइएगा, लिखते जाइएगा। ये जी कहीं भी नहीं लिखा गया है और न ही ये चयन का कोई आधार है, कहीं नहीं है। लेकिन जितने टीचर आपको मिलेंगे मेल या फीमेल, सारे फीमेल मेल सारे 5.5 के ऊपर मिलेंगे, 6 तक उफ। चले जाएंगे, 6 के ऊपर तक चले जाएंगे। वो जी कहते नहीं है लेकिन आपको ये दिखेगा वहां पर। सर, ये तो बहुत ही अजीब सा फैक्ट है, मैं हम ध्यान उसमें रह दूंगी अब इस चुके हैं, हम बात पे। काम कर चुके हैं, हम उसके अंदर की चीजें जानते हैं। जी सर। इंटरव्यू नॉलेज। में इंटरव्यू में एक दो लोग नहीं आते हैं, 3 गुना 5 गुना लोगों को बुलाया जाता है। जी जी सीटें अगर सर। 100 हैं तो 300 या 500 लोगों को बुला रहे हैं। तो उनको जी ये पता सर। है ये जो 300 या 500 लोग सब आ रहे हैं, ये सारे जो है पढ़ाई में तो ठीक है, तभी तो आए हैं हमारे पास, हमारे एग्जाम पास पास करके आए हैं ना। पास करके आए तो हैं, आपको क्या बिल्कुल। लग रहा है इंटरव्यू में क्या वो सवाल पूछते हैं कि इतिहास का बताओ, भूगोल का बताओ, पॉलिटिकल का बताओ, ये पूछते हैं वहाँ? जी आपने आज तक पता ही नहीं किया कि इंटरव्यू में क्या होता है। जी इंटरव्यू सर। कोई हो, आईएएस का हो, पीसीएस का हो, टीचर का हो, कोई भी हो, इंटरव्यू में कभी भी सब्जेक्ट नॉलेज चेक किया ही नहीं जाता है। क्यों? जी क्योंकि सर। इंटरव्यू जो देने आया है वो एग्जाम पास करके आया है। तो उसे सब्जेक्ट कंसर्न नॉलेज है। भाई, जहाँ पर मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि टीजीटी की बात कर लें जैसे आप कर रही हैं, पहले तो सीटें कम आती हैं हर सब्जेक्ट में। जी टीजीटी में सर। अगर जो है 4,000 सीट आ रही है, 8,000 आ रही है, 5,000 आ रही है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल अगर इनका चेक करना शुरू करेंगे अलग अलग, तो सीटें कितनी हम्म। मिलेंगी? कहीं 400, कहीं 300, बहुत कहीं कम। 700 ऐसे सर मिलेंगे। इतनी भी नहीं होती DSSS में तो, 40 30 ऐसे सीटें आती हैं बस। ठीक। अब लेना इतना है और पूरे भारत से अप्लाई कितने करते हैं? लाखों में। लाखों लाखों। लाखों में से उनको जो है 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। हम्म। ठीक है। जनरली वो 3 गुना या 5 गुना या 10 गुना ऐसे बुलाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सारे ही सब्जेक्ट पढ़ करके एग्जाम पास करके आए हैं। जी सर। तो अब उनको उसमें क्या देखना है कि हमारे लिए सुटेबल पर्सन कौन है हमारे संस्था के लिए। तो सुटेबल पर्सन आप बताइए कि कोई होटल है और होटल वाला जो है चाहता है कि हमारे जो रिसेप्शन है वहाँ पर एक लेडीज़ बैठे। तो लेडीज एक ऐसी महिला है जो रंग में काली है और एक और महिलाएं गोरी हैं, तो रिसेप्शनिस्ट के लिए होटल वाला किसको चुनेगा? गोरी वाली को, क्या ऑब्वियस उसने सी फॉर्म, बात है। क्या उसने जब विज्ञापन निकाला होगा तो लिखा होगा कि गोरे लोग ही आए? नहीं लिखा होता है ना। नहीं लिखा लेकिन होता, आप हाँ लेकिन सर। आप कह रही हैं वो गोरे वाले को चुनेगा, ये आपने कैसे कह दिया? क्योंकि क्योंकि आप वो समझ रही हैं कि वो हम्म। क्या करेगा।
हाँ, वो ऐसे अपने सिचुएशन लिए में, बेस्ट से बेस्ट सिलेक्शन चाहता है। जबकि कलर की कोई बात कहीं पर नहीं लिखी कहीं हुई आई नहीं होगी। लिखी। हमने एक सिर्फ जी सर। उदाहरण लिया है। अब जी एक व्यक्ति आया है रिसेप्शनिस्ट के लिए, एक महिला आई है जिसके एक हाथ में प्रॉब्लम है या हाथ है ही नहीं, और अन्य लोग आए हैं दो हाथ वाले। क्या उसको जो है चांस लग रहा है कि दे सकता है वो? कितने परसेंट चांस लग रहा है कि जिसका एक हाथ है उसको वो चांस देगा, जबकि दो हाथ वाले भरमार है? जी सर, ये वो वहां बताइए। पर वो वहां पर समाज सेवा करने नहीं बैठा, होटल चलाने बैठा, उसको होटल चलाना है। तो एक जी हाथ वाला व्यक्ति वो सहानुभूति तो रखता होगा, सोच रहा होगा कि इसको दे दे नौकरी, चाह रहा होगा, लेकिन वो नहीं देगा फिर भी। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ काम कराना है। और रिसेप्शन का मतलब होता है कि रिसेप्शन पर एक ऐसा व्यक्ति जो दे करके उस होटल को रिप्रेजेंट करे, वो नहीं लेगा उसको, सहानुभूति रखते हुए भी नहीं लेगा। जी सर। ये हम लोग मानव सोच की बात कर रहे हैं, और ऐसा ही होगा। तो यानी कि वो कहीं लिखा तो नहीं होगा विज्ञापन में कि ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए वैसा नहीं चाहिए, हम्म। लेकिन जब वो सिलेक्शन करने बैठता है तो कुछ चीज़ें माइंड में देख करके वो साइड करता है। तो जब केवीएस में लोग आते हैं इंटरव्यू देने, हम्म। तो वहाँ पर तो बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने के लिए आते हैं। उनमें से मैक्सिमम वही सिलेक्ट होते हैं जिनकी हाइट अच्छी है, भले थोड़ा सा इंटरव्यू में और चीज़ों में वो आंसर देने में उतने कैपेबल सफल ना न रहो, हो। हाँ उतने न रहे अन्य की तुलना में, लेकिन फिर भी वो सिलेक्शन जो ज़्यादा आंसर दिया होगा, जो बढ़िया आंसर दिया होगा, उनकी तुलना में अच्छे पोजीशन पर हो जाता है, सिर्फ पर्सनैलिटी के कारण। जी क्यों? सर। क्योंकि उनको पता है कि सारे ही यहाँ पर आए हैं, सबको नॉलेज है, सब जो है एलिजिबल हैं, सब बढ़िया पढ़ाएंगे, सब जो है सिस्टम में ढल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो जब जी सब हो सर। जाएंगे तो एक चीज़ और वहाँ पर सोचा जाता है, क्यों ना हम ऐसे स्टाफ को लें जो दिखने में भी थोड़े। अट्रैक्टिव हो, पर्सनैलिटी अच्छी हो। आप जाइए किसी भी दिन किसी भी अटेंडम, भारत में लगभग 1250 से ज़्यादा जो है केवीएस हैं, किसी भी 5 या 10 केवीएस को चुन लीजिए, जहाँ भी चुनना हो, जिस भी राज्य का चुनना हो, और जा करके परमानेंट टीचर्स का बस हाल चाल लीजिएगा, ऐसे बातचीत में ऐसे उनसे पूछेगा आपकी हाइट कितनी है, वैसे देखते ही समझ में आ जाएगा आपको। फिर भी पूछते जाइएगा तो जितने परमानेंट टीचर मिलेंगे, चाहे मेल हो या फीमेल, तो सर मैक्सिमम मैं आपको। एक चीज पर्सनली पूछूं तो क्या वो इंटरव्यू में हाइट कहीं मेंशन करनी होती है या फिर वो देख के आइडिया लगा लेते हैं? जो चीज़ किसी के मुंह पर कहना नहीं है, जो चीज़ विज्ञापन में लिखना हम्म। नहीं है, तो क्या वो हाँ, पूछेंगे? बिल्कुल भी नहीं सर। नहीं पूछेंगे। हाँ, लेकिन जनरली बातचीत के दौरान अगर वो पूछ भी लेंगे हाँ तो क्या हाँ। फिर, तो वो पूछते नहीं हैं। जनरली वो हम्म। उन जो वहाँ बैठा है वो एक नहीं बैठा होता है, टीम बैठी होती है, 7 लोग बैठे जी हैं, सर। पूरा 13 लोग पैनल भी हो बैठे हैं, सकता है। 5 लोग बैठे हैं। तो 5 बैठे हैं तो पांचों, ये थोड़े ना कि वो सब्जेक्ट ही पूछना है, पांचों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई होती है। जी सर। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कहीं पीछे दाएं बाएं कहीं और बैठा होगा थोड़ी दूर पर, वो इंटरव्यू के पैनल से थोड़ा अलग हटके होगा, वो भी जज कर रहा होगा, उसको भी कुछ पैमाना दिया होगा, वो बस पीछे बैठे बैठे आपके चाल ऑब्जर्व कर ढाल। रहा होगा। हाँ, तो अभी आप वास्तविकता की दुनिया से बहुत परे, वो बहुत दूर है, दूर ये बात हैं। हकीकत है सर। और थोड़ा सा ना हम घर जब, गृहस्थी में फंस गए हैं, शादी तो जल्दी हो गई थी आप तो ये मान चीजें करके वही है। चलिए, आप ये मान के चलिए कि आप आज की तारीख में जिस स्टेज पर हैं, अगर आपकी डिग्री वग्री की बात छोड़ दें, जी तो सर। भी आप जो है कहीं भी कोई भी इंटरव्यू अगर जिसमें होता है, उन एग्जामों में आप अभी सिलेक्ट होने के सिचुएशन में 1% भी नहीं है। जी सर। थोड़ा डेवलपमेंट की जरूरत है, इम्प्रूवमेंट की जरूरत आपको अगर सच में कहीं सिलेक्शन पाना है, और केवीएस जैसे संस्था की बात कर रही हैं, तो आपको 8 से 10 घंटा, अपने 24 घंटे का 8 से 10 घंटा किसी अच्छे संस्थान में प्राइवेट में जा करके पहले पढ़ाने की जरूरत है, अपने आप को, अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। आप पहले है। जी ट्राई सर। कीजिए, डीपीएस, डीएवी, जी सनबीम, सेंट मैरी, सेंट थॉमस, इन संस्थानों में जगह बनाने की, वहाँ पढ़ाने की। अगर आप वहाँ पर जगह बना ले रही हैं, जिस दिन उनमें पढ़ा लेंगी, उसके जी। बाद आप जो है उस लेवल पर जाके बात करना शुरू कर पाएंगी जिस लेवल पर आप बात करना चाह रही हैं। आपको केवीएस में पढ़ाना है, एक बार केवीएस की जो है कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी हासिल करके तो देखिए। कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी भी हासिल करना आसान नहीं है। जी वहाँ पर सर। जब जाएंगी तब आपको पता चलेगा कि हम सोचते क्या हैं और वास्तविकता क्या है। होती क्या है। जी सर। तो सिर्फ हमें केवीएस टीचर बनना, ऐसा सोच लेने मात्र से नहीं होगा, फिर उस लायक बनना पड़ेगा। तो 4 साल जी। अभी आपको तो डिग्री में लगने वाले हैं। जी सर, अगर सोचा तो नहीं तो गिव अप करो और जो सामने है उसका सोचो। तो अब आपको भूख लगी है, अब आप बताइए, आपसे सवाल है, सामने दाल रोटी चावल है, आपकी इच्छा है हलवा पूड़ी खाने की,
भूख लगी हुई है, अब क्या करेंगी? भूख लगी है तो खाना खाएंगी जो पका हुआ है घर में, या इंतजार करेंगे कि किसी दिन हलवा पूड़ी मिलेगा तब खाएंगे, अभी भूखे ही रहेंगे? नहीं सर, जो चीज सामने है बेशक ऑब्वियसली हम वही तो जो आपने खाएंगे। डिग्री अब तक लिया है, अब तक जो हम्म, आपने पढ़ाई किया है, उससे संबंधित जो चीजें हैं वो कीजिए। एक जी साल दो सर। साल के अंदर नौकरी लेकर के फिर आगे सपने देखते रहिएगा बड़े जी बड़े, सर। उनको पूरे करते रहिएगा। तो अभी आपके पास क्या क्या है डिग्री? सर मेरे पास बीएड की डिग्री है और मास्टर भी किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में। सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्लियर है सर। आपने कहा आपने बीएड कर रखा है। जी। जब आपने कहा बीएड कर रखा है तो इसी से स्पष्ट पता चल गया कि आपने 10th भी किया है, 12th भी किया है, जी ग्रेजुएशन भी सर। किया है और बीएड भी हाँ, किया है, फिर आपने बताया मास्टर्स किया है। जी सर। ठीक। फिर आपने बताया सीटेट 1 और 2 दोनों क्वालिफाई हैं। जी सर। ठीक। कब कब? सर मेरा दिसंबर 2022 वाला सीटेट पेपर 1 और 2 एक बार में क्लियर हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट से। 2022 में आपने फर्स्ट वाला और सेकंड दोनों कर लिया था? हाँ जी, एक हाँ। साथ ही। चलिए, तो अब आपके पास क्या क्या ऑप्शन है वो बता रहे हैं। आपने पॉलिटिकल से मास्टर डिग्री किया है, मास्टर डिग्री किया है पॉलिटिकल में, यानी आपका इंटरेस्ट पॉलिटिकल में है। जी सर। अब आप, इंटरेस्ट तो है बट सीटें बहुत कम है और फिर फिर स्कोप में बात आ थोड़ा गई बहुत सीट की, टेंशन होती है। फिर बात आ गई सीट की। हम्म। आप किसी सभा में, किसी जो है जगह पर जाती हैं, वहाँ बहुत सारे चेयर लगे होते हैं, बहुत सारे लगे जी होते हैं सर। ना। जी सर। अब चाहे कोई पतला हो चाहे कोई मोटा हो, किसी को दो चेयर कोई लेता है, आपने देखा है कि दो चेयर लेकर बैठ रहा हो, उसी में एडजस्ट हाँ करना सर। पड़ता है ना जी सबको एक ही सर, पर। एक ही चाहिए होती हाँ। है। तो आप जो है चाहे सीट जितनी आ रही हो, लेंगी कितना? एक ही ना? जी सर। कि दो नौकरी हासिल हो जाएगा आपको? नहीं सर, एक ही। आपको तो बस एक से बेशक अब मतलब है ना। क्वालिफाई भी कर लेंगे तो ज्वाइनिंग तो किसी एक में ही मिलेगी। आप जो है कोई एक ही नौकरी लेंगी, एक वक्त में हम्म, एक ही नौकरी कर पाएंगी, बिल्कुल। एक ही सीट लेंगी, तो कितनी सीट आ रही है उससे क्या लेना देना है? चार आ रहा है तो चार में से आपको एक लेना है, एक आ रहा है तो वो एक आपका है, 10 आ रहा है तो उसमें से एक आपका है, 100 आ रहा है तो उसमें से एक आपका। आप दिमाग बस ये नहीं, रखिए ना। कंपटीशन तो बढ़ जाता है ना सर, उस लेवल का भी तो चीजों को फिर उठाएंगे। जो है रोज जो है बढ़िया बढ़िया दाल फ्राई बनाइए, बढ़िया बढ़िया चावल रोटी सब्जी पकाइए और खिलाते रहिए, फिर भूल जाइए ये सब। नहीं सर, पूरी, भूलना तो नहीं है सर, या लगना तो तो है। आप आगे बढ़ने की बात कीजिए या तो फिर मत कीजिए। जी सर। जब तक ये इफ बट चलता रहेगा कुछ नहीं कर पाएंगे, कितनी बार बोले। जी सर। इफ बट जब तक है मन में। जी आज आप सर, थाली, कोई समझाने वाला नहीं मिला ना आपकी तरह अभी आज तक आप तो। खाना लेकर के थाली में बैठ जाइएगा खाने हम्म, के लिए, फिर हाथ बांध लीजिएगा और बस सोचने लगे हम खाना खा लेंगे या नहीं खा पाएंगे, खा लेंगे या नहीं खा पाएंगे। क्या खाना खा पाएंगे ऐसे? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता है। तो खाना कैसे खाया जाता है? सामने जब हाथ थाली को आ खोल जाती के, है, हाँ हाथ में सामने जब उठा थाली आ के। जाती है तो हमें सोचना हम्म, पड़ता है कि चुपचाप हाथ आगे बढ़ाते हैं, उठाते हैं और खाना हाँ शुरू हाथ कर देते उठाते हैं। जाता है, खाना शुरू करते हैं। जी सर, तो बिल्कुल। इफ बट ये सब छोड़ दीजिए। जी सर। कितनी सीटें आती हैं, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कंपटीशन कंपटीशन तो ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ नहीं है। ये जी सब सर। दिमाग में जब तक रहेगा तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। हम गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं, अदर फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं। जी सर। तो गवर्नमेंट फील्ड में आने के लिए, कोई एक जॉब लेने के लिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक ये मन में चलता रहेगा। आपको तो लक्ष्य नहीं पता, आपने मास्टर डिग्री किया पॉलिटिकल में, अब आई यहाँ पर सीटें कम आती हैं, कंपटीशन तगड़ा है, अब चलो उधर चलते हैं, फिर उधर जाएंगे, जब तक उस नदी की गहराई नापेंगे तब तो पता चलेगा अरे भाई ये तो नदी बहुत गहरा है, भैया वो लग रहा है कम गहरा, चलो अब उसकी गहराई नापते हैं। ऐसे होगा? नहीं सर, ऐसे तो नहीं आप यही होता काम है। कर रही हैं। अरे हम्म, जितनी डिग्रियां लेनी थी, जितने कागज कलेक्ट करने थे कर लिया, अब कागजों के पीछे भागना बंद कीजिए। जी सर। जो आपके पास सामान है जितना है उसी से लोग जो है पता नहीं क्या क्या उखाड़ ले रहे हैं, कर ले रहे हैं। कितने लोग तो बिना डिग्री के बहुत कुछ उखाड़ ले रहे हैं, जी और आप जो सर। है इतनी डिग्री लेने के बावजूद जो है और जो है डिग्री लेने की बात कर रही हैं और दूसरी तरफ जाने की बात कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर कौन से डिग्री लिए थे? जी सर, 10th तक ही पढ़े हो तो। 10th भी नहीं पास हैं। हम्म, फिजिक्स वाला कौन सी डिग्री लिया है? इंटर फेल व्यक्ति। जी सच में इंटर फेल व्यक्ति फिजिक्स। चाहिए यूट्यूब पर देखाइए उनका इंटरव्यू। अलक पांडे सर जी। अलक पांडे ने अपने मुंह से बताया है, इंटरव्यू में बताया है, बार बार वो कई जगह कह चुके हैं, अपने मुंह से कहते हैं।
कि मैं इंटर फेल हो गया था, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। फिर बाद में मैंने इतने अटेम्प्ट के बाद पास किया, और फिर जिस एग्ज़ाम की वो तैयारी कराते हैं आज तक वो उसको क्रैक नहीं कर पाए हैं। जिस एग्ज़ाम के लिए वो फेमस हैं, नीट जिसकी के लिए, तैयारी हाँ। करा रहे हैं, आज तक हाँ। वो नहीं निकाल पाए हैं। जी, और बताओ कितने बच्चों को उन्होंने तो सिलेक्शन दिलाया। तो क्या वो डिग्री पर चल रहे हैं? अमिताभ नहीं बच्चन सर। साहब डिग्री पर, या लता मंगेशकर डिग्री से आगे बढ़ी, या माइकल जैक्सन डिग्री से फेमस हुआ था? पैसा जी सर। कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, या कुछ भी करने के लिए डिग्रियों की जरूरत नहीं होती है। जी सर, सही आपके कह रहे हैं। अंदर पैशन होना चाहिए, और आपके पास तो डिग्री बहुत हो गए हैं, और फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि डिग्री आपने इकट्ठा किया, नॉलेज नहीं। नॉलेज सर आप है क्या तो, बट हाँ आप थोड़ा क्या बाहर की दुनिया का नहीं है। नहीं, आपके पास नॉलेज भी नहीं है। पॉलिटिकल के 4 सवाल अभी पूछे जाएंगे, आप जो है उसमें भी कुछ गलत कर देंगे। हाँ सर, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएगा ऐसा में, क्योंकि नहीं, थोड़ा सा। अगर आप सो रही हैं नींद में रात के 2 बजे आकर के कोई आपको हिला करके, जब जैसे बच्चा ही, आपकी बिटिया ही, मम्मी 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 आपका नाम क्या है, रात के 2 बजे गहरी नींद में आप सो रही हैं और हिला करके जबरदस्ती पूछे, आपको गुस्सा भी आ रहा है, नींद से जगा दी है, लेकिन पूछे कि मम्मी आपका नाम क्या है, क्या नाम बताएंगी? अपना नाम बताएंगी या किसी और का नाम बताएंगी? कुछ भी हो सकता है सर। कुछ भी हो सकता है। अपना ही बताएंगे। अपना ही तब इतना बताएंगे। आसान सा बात, और आपको यहाँ पर भी डाउट हो रहा है कि कुछ भी हो सकता है। अरे नहीं आपका सर, नाम अपना कोई आपको बेहोश करके भी जो है पूछे तो कोई अपना मैजिक नाम करके भी सबको पूछेगा याद तो आपको रहता है। अपना ही नाम याद आएगा, अपना जी नाम आप सर। आराम से बताएंगे। जी तो सर। जिस दिन आपको अपने विषय में ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि कोई हमको नींद से भी जगा करके कोई चीज पूछ देगा तो हमारे मुंह से वही निकलेगा आंसर, हाँ। उस दिन कहिएगा कि हमने जो है पढ़ाई किया है। जी सर। 2 सत्ते बताइए बताइए। 2 सत्ते 14। तो इसको जो है बताने के लिए आपको पूरा पहाड़ा पढ़ना पड़ा, या माइंड में आ गया था तुरंत? नहीं सर, माइंड माइंड में तुरंत आ गया था, बचपन से चीजें पढ़ रहे तो। लेकिन 19 अट्ठे पूछ दिया जाए हाँ, नहीं बता पाएंगे। तो क्योंकि 2 उसके के लिए। पहाड़ा में और 19 के पहाड़ा में क्या अंतर है? अंतर ये है कि जब आप क्लास 1 में या 2 या 3 जहाँ से भी पढ़ा सिखाया शुरू किया गया होगा, तो जब जब पहाड़ा जिस जिस क्लास में पढ़ाया गया होगा, तो रिवीजन भी कराया गया होगा, तो शुरुआत 2 से बार बार किया गया होगा, तो 2 वाला पहाड़ा तो बहुत बार आया होगा। जी। लेकिन 19 तक जाने में टाइम लगा होगा, 6 7 8, या आगे हाई स्कूल में जा करके कभी कोई कहीं पढ़ाया होगा तो 2 4 10 बार पढ़ाया गया होगा, उसके बाद फिर रिवीजन बार बार हुआ ही नहीं, इसलिए वहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, वो याद भी नहीं, भूल भी गया है। जी सर। तो प्रैक्टिस, 2 के पहाड़ा पर प्रैक्टिस बहुत हुआ है। अगर अचानक से भी कोई पूछता है तो थोड़ा देर के लिए भले माइंड लगे कि अरे सोचना पड़ेगा, लेकिन जवान पर आंसर आ ही जाता है, अपने से आ जाता है। जी क्यों? सर। क्योंकि वो इतनी बार प्रैक्टिस हुआ है, वो कैसे भूल जाएगा? आप बुढ़ी हो जाएंगी, 60 साल की भी हो जाएंगे, तो भी कोई पूछेगा ना 2 का पहाड़ा तो सुना देंगी। क्यों? हाँ। क्योंकि वो इतनी बार प्रैक्टिस हुआ है। तो आप क्यों नहीं अब तक समझ पा रही हैं कि आपने बीएड कर लिया है, आपने ट्रेनिंग ले लिया है, अब आप टीचर बन चुकी हैं, लेकिन आप अपने अंदर टीचर वाले हैबिट्स नहीं ला पा रही हैं? बीएड कहाँ से किया था? सर वो एमडी यूनिवर्सिटी से किया था। कितने दिन क्लास की थी? सर फर्स्ट ईयर में तो 2021 का एडमिशन था, तो ऑनलाइन क्लास हुआ था, हम्म क्योंकि उस टाइम कोरोना की गाइडलाइंस थी ना। हम्म तो ऑनलाइन क्लास में सारा कोर्स कंप्लीट कराया था, तो ट्रेनिंग नहीं हुआ था फर्स्ट ईयर में। तो हाँ, सेकंड ईयर में सर ट्रेनिंग। वो हम गेस कर रहे थे कि क्लासेस जो है अटेंड नहीं हुए, अब चाहे रीजन जो रहा हो। जी। और सेकेंड ईयर में सेकंड ईयर में सर क्लासेस ली थी, वहीं पे थोड़ा पीजी वगैरह में रहकर क्लासेस ली थी और ट्रेनिंग वगैरह भी ली थी, क्योंकि वो कंपलसरी है ना, उसके कितने बिना तो। 2 साल में कितने सेमेस्टर थे? सर सेमेस्टर नहीं थे, हाँ ईयरली एग्जाम थे। ईयरली था, जी। तो 2 बार हुआ होगा, है ना? जी जी हाँ, 2 बार हुआ अच्छा, था। तो फर्स्ट ईयर में जो बुक्स थे, जो पेपर्स थे, वो अलग थे, सेकेंड ईयर में अलग, या उसी में हाफ हाफ था? सर रिलेटेड थे सारे, एक दूसरे से मैच था, वही चीजें थी, 50% तो सेम ही था सर। अच्छा अच्छा, तो बुक्स हम्म। आपने लाइब्रेरी से लिया था, खरीदी थी, या कैसे पढ़ाई की थी? नहीं सर, बुक तो मैंने परचेज करी थी। कहाँ है ये वो बुक के सारे? नोट्स लक्ष्मी बुक सर है मेरे पास ही। क्या क्या आपने नाम लिया, फिर से नाम लीजिए। लक्ष्मी की बुक ली थी सर मैंने। एग्जाम के टाइम में पहले? हाँ शॉर्ट पहले ली शॉर्ट थी। नोट्स शॉर्ट नोट्स थे या बुक्स शॉर्ट थे? नोट्स नहीं सर, फुल बुक भी थी मेरे पास उनकी, शॉर्ट नोट्स नहीं, मैंने फुल बुक में ही ली लक्ष्मी के।
अच्छा, तो पेपर्स के नाम आपको याद है? बता पाएंगी कौन कौन से बुक्स आपने, कौन कौन से पेपर्स आपने पढ़ाई किए हैं 2 साल में? जी सर, कुछ के याद है, कुछ के दिमाग से निकल गए हैं सर। जो याद है वही बता दीजिए। सर चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट था। इसकी और बुक एक का नाम कौन सी बुक से पढ़ी? सर लक्ष्मी की ली ना मैंने सारी बुक्स तो। अच्छा, सारे बुक्स लक्ष्मी के थे। जी सर। अच्छा, और? और वो सेकंड ईयर में कोई एक असेसमेंट का था, लर्निंग एंड टीचिंग का। ठीक। और एक हमारा, सर कुछ कुछ ध्यान आ रहे हैं, कुछ कुछ नहीं आ रहे ध्यान पे। और चलिए, आपको हम बता रहे हैं आपको करने की क्या ज़रूरत है। अब आप जी पहले तुरंत अभी जहाँ कहीं भी हैं घर में, जी जी। अभी आपको जल्दी तो नहीं कहीं जाने की? नहीं 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 कोई सर, काम अभी तो तो नहीं है अभी? नहीं नहीं, तो अभी फिलहाल। तो कहीं देखिए घर में एक पेन या पेंसिल होगा और एक कॉपी या पेपर होगा, तुरंत उठाइए अभी। जी जी। कितना टाइम लगेगा? थोड़ा सा ही टाइम लगेगा सर, उठाइए उठा फटाक लेते से, जल्दी से। हैं। ओके सर। कॉपी तो मिल गई सर, सामने ही रखी है पेन। जी सर, उठा लिया पेन। उठा लिया ना? जी जी। तो आप जो है लिखिए। जी जी। जी सर बोलिए। लिखिए TET, टेट कॉमा सी टेट कॉमा टेट कोमा, सी टेट, टेट कोमा, फिर सी टेट कोमा, हाँ, सी फिर टेट सुपर कोमा, टेट सुपर टेट कॉमा TGT कॉमा PGT कोमा, टीजीटी कोमा, पीजीटी कॉमा ओके UGC नेट। कोमा, यूजीसी नेट। जी सर। आप टीचिंग लाइन में जहाँ भी जाएंगी तो यही सब तो आएगा ना, कि इसके अलावा भी कुछ जी सर। आएगा? नहीं जनरली नहीं। जनरली यही आएगा। और इसमें जी से जी। आपने सीटेट कर लिया है। जी तो जो कर लिया है, हम पर्टिकुलर उसकी ना बात करके हम कॉमन बातें की हैं कि यही सब आने वाला है आपके सामने। जी जी। अगर आपको प्राइमरी में टीचर बनना है, जूनियर में बनना है, तो टेट सीटेट चाहिए। हम्म। और फिर आगे जो भी एग्ज़ाम होगा, चाहे वो KVS का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे जो भी, तो वहाँ जो पर्टिकुलर उस पद के लिए जो एग्ज़ाम होगा, KVS का होगा तो KVS का प्राइमरी टीचर का एग्ज़ाम, हम्म। और यूपी का है तो यहाँ सुपर टेट बोलते हैं, जी बिहार में है तो वहाँ BPSC या स्टेट या हाँ, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, TRE ऐसे 1 TRE 1 ये वगैरह वहाँ सब। चलता है। तो जनरली यही सब चीज़ें, तो वो सुपर टेट जो हमने लिखा है कॉमन, वही मान लीजिए कि वही है सब। ठीक है। फिर हम्म। अगर आपको हाई स्कूल की तरफ जाना है तो TGT आएगा, अगर इंटर की हम्म। तरफ जाना है तो PGT आएगा, और ऊपर अगर हम्म। जाना है तो पहले तो UGC नेट निकालना पड़ेगा। तो सर ये सब तो मुझे पता था। पता है लेकिन लिखा नहीं है ना, हम लिखवा नहीं रहे हैं। लिखा, लिखा मैंने सर। हाँ, तो ये आपको टीचिंग में किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए यही लगभग लगभग मेन एग्जाम्स हैं। ठीक। जी सर। अब इस सामने आपके एग्जाम्स हो गए, अब इनकी तैयारी की बात कर लें। तो जी नीचे सर। लिख लीजिए प्रिपरेशन। प्रिपरेशन। ओके। लिख लिया सर, प्रिपरेशन। इनमें से किसी भी स्टेज पर अगर आपको जाना है, हम्म। तो देखिए एक होता है कि हम बल्ला पकड़े और ग्राउंड पे चले गए और सामने से हम्म। बॉल फेंका जा रहा है और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मारने का, और 2-4 दिन तक लगातार गए, तो फिर अब धीरे हम्म। धीरे अब हम मारने भी लगे हैं। जी सर। तो अब हम घर में गली में क्रिकेट खेल रहे हैं और धीरे धीरे खेलते खेलते महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल होगा, अब तो हम धीरे धीरे जम जाएंगे, एकदम बढ़िया खेलने लगेंगे। और जी दूसरा सर। एक व्यक्ति है, वो बैट बल्ला गली में ना पकड़ करके वो सीधे किसी इंस्टीट्यूट में गया, भैया क्रिकेट सिखाते हैं? हाँ सिखाते हैं, इतना फीस है, ऐसे ऐसे एडमिशन है, ऐसे ऐसे क्लास चलेगा, ये थ्योरी रहेगा, ये जो है प्रैक्टिकल क्लासेज होंगी ग्राउंड पर, ऐसे ऐसे होगा। उसको बढ़िया से थ्योरी भी पढ़ाया जा रहा है कि ऐसे ग्राउंड में होता है, ऐसे खिलाड़ी होते हैं, ऐसे ऐसे ये चीज़ें रूल्स हैं, ये हैं वो हैं, सब बताया भी जा रहा है। उसको डेली प्रैक्टिस भी कराया जा रहा है, नेट पर प्रैक्टिस करा रहे हैं, सब कुछ वहाँ हो रहा है। दोनों में से चांसेस किसके ज़्यादा हैं ऊपर जाने के? सर जो लगातार प्रैक्टिस में लगा हुआ है। जो सही जगह जा कर के जहाँ सिखाया हम्म। जा रहा है, थ्योरी प्रैक्टिकल हर चीज़ जो कराया जा रहा है सब कर रहा है, न कि गली में खेलने वाले के, है ना? जी सर। वो गली में खेलने वाला इक्का दुक्का कोई किस्मत से निकल गया अपनी निकल मेहनत से, गया। वो इक्का दुक्का की बात नहीं हो रही है। हम्म। ठीक है। तो आपने अब तक जो पढ़ाई किया है वो आप
कुछ सोच करके पहले से प्लान, जैसे आपने कहा कि हाई स्कूल इंटर में हमने सोचा ही नहीं था टीचिंग के लिए, इसलिए हमने जैसे आगे जो पढ़ाई होता गया सब्जेक्ट ले लिया, और बाद में पता चला कि कॉम्बिनेशन में ये दिक्कत आ गई। कॉम्बिनेशन में दिक्कत है सर, ये अभी करंट तो ही पता चला ये जब ये बीएड सारी कर चीजें रही थी। ये सारी चीजें इसलिए हुई हैं क्योंकि प्लान नहीं किया गया था, कुछ भी बिना प्लान के ही आगे बढ़ते चले गए। तो प्लान अगर नहीं रहेगा तो कहीं सफल नहीं होंगी, जिस भी रास्ते पर चलेंगी फेल हो जाएंगी, जी सर। क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है, आप अकेले नहीं तगड़ा हैं, अन्य लोग तो प्लान करके चल रहे हैं। तो जो प्रिपरेशन होती है, उसकी जो प्लानिंग होती है, उसमें तैयारी के कई स्टेज होते हैं। तो पहला जो स्टेज आता है प्रिपरेशन में, लिखिए नंबर 1 बेसिक। जी सर, नंबर 1 बेसिक। जी बेसिक सर। तैयारी करके इसके बाद फिर जो है सेकंड नंबर पर आता है एडवांस। लिख लीजिए सेकंड नंबर पर एडवांस। एडवांस लिख लिया सर। नौकरी ना बेसिक वाले को मिलेगी ना एडवांस वालों को मिलेगी, यह भी जी तैयारी सर। का स्टेज है। जी जी जिसने बेसिक की तैयारी कर ली उसको भी नौकरी नहीं हासिल होता है, और जिसने जी बेसिक और एडवांस दोनों कर लिया तब भी अभी भी वो कोई गारंटी नहीं कि जो है नौकरी हासिल कर ही लेगा। जी ठीक है, सर। ये स्टेजेज हैं, जैसे सीढ़ी है, घर में 15 सीढ़ियां हैं नीचे से ऊपर जाने के लिए, तो किसी ने 4 सीढ़ी चढ़ लिया बेसिक का नीचे का, और फिर किसी ने उसके ऊपर के 4 और चढ़ लिए 8, तो क्या वो ऊपर पहुंच गया? नहीं, अभी तो और ऊपर की सीढ़ियां और बाकी है ना, जी वो भी सर। तो चढ़नी होंगी। और लोग जी लोग सर। क्या करते हैं, नीचे की 4 सीढ़ी पढ़ लिए या उसके ऊपर वाली 4 और पढ़ लिए, और समझ लेते हैं हम तो सारी सीढ़ी चढ़ गए। यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। और फिर वही, अरे 2 नंबर से रह गए, 1 नंबर से रह गए, अरे मेरा इस कारण नहीं हुआ, उस कारण नहीं हुआ, ये सरकार ऐसी है, ये आरक्षण में ऐसा है, ये सारी जो एक्सक्यूजेज नहीं होते सर, उस हैं। चीज को तो मैं कह ही नहीं रही, लेकिन मेरे को ना आपकी थोड़ा बात हमने ये नहीं था। किया, आपकी बात हमने नहीं किया, हमने कॉमन बात किया। थर्ड कॉमन नंबर, बात किया। लिखिए। जी बताइए। पहले बेसिक पढ़ना है, फिर एडवांस एडवांस करना पढ़ना है। है। ठीक है, जी, ये और सब सब्जेक्ट पे इम्प्लीकेबल है ये चीज। दुनिया का कोई तैयारी करना हो ऐसे ही होगा। जी, थर्ड लेवल नंबर पे नाम नाम चाहे जो दे रहे हो, कहीं पर फाउंडेशन नाम दे देते हैं, कहीं कुछ और नाम दे देते हैं, तो वही बेसिक चीज़ें हो गई, फिर एडवांस लेवल की जी। चीज़ें हो गई। उसके बाद सर थर्ड पे। नंबर पर आता है प्रिपरेशन लेवल, हम्म, या इसको कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल, ठीक है, स्लैश में कॉम्पिटिटिव भी लिख या लेती हूँ। फिर टारगेट लेवल, ठीक है सर। ब्रैकेट में टारगेट भी लिख सकती हैं। जी सर, लिख यानी लेती कि हूँ। स्पेशली अब हम उस लेवल पे तैयारी करेंगे कि हमें टारगेट जिस चीज़ को करना है उसको, हमें जिसका कंपटीशन देना है, अब फाइनल टच में जा रहे हैं हम अभी भी, लेकिन हम सिलेक्शन के पास नहीं पहुंच पाए हैं। जी। ये 3 स्टेज पार करके अभी चौथा स्टेज है जी। प्रैक्टिस। जी सर। अब ये स्टेज आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाएगा कि 500 सीटें आई हैं, 700 सीटें आई हैं, 40 सीटें आई हैं। अब आप, ये चौथा जो स्टेज है, जी। आपको उस 40 के अंदर लाने का काम करेगा। जी सर। ये चौथा स्टेज, ठीक है। हाँ, तो अभी आप से बातचीत के दौरान आपका स्टेज हम बता दे रहे हैं कौन सा है। अभी तो सर बेसिक भी नहीं है। एग्जैक्टली आपका इन चारों में से कोई अभी लेवल नहीं है। आपकी बातचीत से अब तक, सारी बातचीत के दौरान ये स्पष्ट हुआ है कि आप अभी बेसिक भी नहीं तैयार की हैं किसी भी एग्जाम के लिए। सीटेट पास कर लेना वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पता है सर मुझे, वो मैंने उस हिसाब से नहीं की मेहनत, बस हो गया पता नहीं। सीटेट में कोई बंदा जिस दिन आपको मिल जाए, कहे कि मेरे 142 नंबर हैं, वो थर्ड स्टेज पर पहुंच चुका है। फोर्थ पर वो भी नहीं है, थर्ड पर पहुंच चुका है। आपको मिला है कोई 140 के ऊपर वाला आज तक? नहीं सर, जब मैं सीटेट का एग्जाम देने गई थी तो वहाँ कुछ बच्चे आए भी थे, किसी के 125 प्लस थे, 130, उनको और हाईएस्ट मार्क्स चाहिए थे। उस टाइम दिमाग में एक ही बात आई कि यार ये तो क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, इसके लिए मेरा फिर तो भी बस। बंदा 125 130 लाने के बावजूद भी एग्जाम दे रहा है कि और लाना हाँ, है, और लाना है। तो वो जो है पागल नहीं है सब, वो सब पढ़ चुके हैं नियम। नियम क्या है, लिखा हुआ है। आप अपना नंबर इम्प्रूव करना चाहें तो आगे और दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। बट मैंने तो सर दिया ही नहीं अगर एग्जाम। मायने नहीं रखता है ज़्यादा नंबर, बस पास ही करना है, तो फिर नियम में ये लिखने की ज़रूरत क्या थी कि आप अगर जो है इम्प्रूव करना चाहें तो फिर आप दे सकते हैं? नहीं, ये बहुत कम लोग इसको जानते हैं, समझते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत मायने रखता है। आपके टेट सी टेट या अन्य के मार्क्स कहाँ मायने रखेगा?
इंटरव्यू में केवीएस में जाएंगी तो क्या वो आपका जो है दिखेगा कि आप जो है प्राइमरी का या टीजीटी का एग्जाम पास करके आई हैं या इंटरव्यू देने, वो दिखेगा नहीं। वो इंटरव्यू के दौरान ये दिखेगा कि नोट करेगा आपकी सारी फाइल को देख करके, अच्छा सीटेट में इनका जो है 125, फिर अगला कोई व्यक्ति आएगा, अच्छा उनका सीटेट में 135 है, अरे वाह बढ़िया। तो कोई बंदा आया है बाकी के एकेडमिक वगैरह और अन्य चीज़ों को चेक करा, उसके नंबर कहीं कम कम है, और कोई बंदा आया बढ़िया बढ़िया है, तो बढ़िया बढ़िया पहले भी लाया है और यहाँ पर भी बढ़िया लाया है, इसका मतलब ये हमेशा बढ़िया रहा है। तो वहाँ पर वो चीज़ काम करेगा कि नहीं। तो बंदा चाहता है कि हम 135 ले आए हैं तो चलो और कोशिश करके और अच्छा लेकर के चलते हैं, तो हमारे सिलेक्शन के चांसेज ये बढ़ा देगा। तो मायने रखता है नंबर। तो बेसिक आपको पहले पढ़ना है। बेसिक होता क्या है? हाँ, किसी भी चीज का जैसे बेस, जैसे अगर मान लिया मेरे DSSB में मैथ का आता है 20 नंबर का, तो हम्म, उसके लिए मुझे बेसिक से स्टार्ट करना होगा। किस स्क्वायर किस रूट में आता है आपने बोला? DSSB में जनरल पेपर होता है ना, पार्ट 1, तो उसमें 20 नंबर की मैथ आती है आ, सर। आपने जो बोला वो स्पष्ट नहीं हुआ, किस में, फिर से बोलिए। DSSB में, ये क्या है? जैसे दिल्ली का टीचिंग बोर्ड, हाँ, जिसकी मैं अभी एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, और मैं लगभग एग्जाम दिए भी है तो मैंने। आप नाम क्या ले रही हैं, वो नहीं क्लियर हो पा रहा। DSSB, अच्छा DSSB। अच्छा, डीएसएसबी की बात कर रही हैं, ट्रिपल जी एस है सर। वहाँ, अच्छा अच्छा। जी थोड़ा फास्ट बोल रही थी ना, इसलिए जी 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 सर, क्लियर नहीं हाँ हो थोड़ा पा हो रहा था। जाता है वो, डी ट्रिपल कोई एस बात भी थोड़ा नहीं। हो जाता है, हाँ। तो इसमें होता है जैसे 20 नंबर का मैथ आया, मुझे पता है मुझे अपनी मैथ की प्रिपरेशन करनी है, तो मैं उसका एडवांस लेवल लेके चलूंगी। पहले मैं क्यूब रूट, स्क्वायर, परसेंटेज निकालना, ये सब मेरा बेसिक होगा। इसमें मुझे यहाँ से ही स्टार्टिंग करनी बेसिक पड़ेगी। बेसिक यहाँ पर मतलब है बेसिक लेवल की किताबें पढ़ना। हम लोग किताबें कंपटीशन की पढ़ना। बात कर रहे हैं, तैयारी की बात कर रहे हैं, जॉब लेने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए बेसिक, यानी कि कौन सी किताबें पढ़नी है, स्कूल लेवल की, ब्रैकेट स्कूल में लिख लेवल लीजिए, की, हाँ, ये स्कूल एनसीईआरटी लेवल है। की। हम्म। अब चाहे एनसीईआरटी पढ़िए, प्राइवेट पब्लिकेशन पढ़िए, चाहे जो भी पढ़िए, स्कूल लेवल की सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, 6 से लेकर के 12 तक की। जी सर, लिखना चाहें तो एनसीईआरटी लिख मैंने लिख लीजिए। लिया सर। तो नहीं सर, बेसिक दिल्ली में तो ये एनसीईआरटी चलता है ना। हर जगह तो एनसीईआरटी चलता है। तो आपके घर में कितने कमरे हैं? सर 2 ही हैं। चलिए 2 हैं, इन 2 में अलमारी है कमरों में? जी सर। किस कमरे की अलमारी में आपकी किताबें हैं? सर मेरी एक एक्स्ट्रा अलमारी है छोटी सी, उसके अंदर मेरी सारी किताबें हैं। सारी मैं किताबें हैं, उन किताबों को जी अगर गिना जाए तो वो किताबों की संख्या कितनी होगी? सर, बहुत सारी हैं, क्योंकि मैं कभी किताबें बेचती नहीं हूँ। इवन अपने बच्चों की भी किताबें मैं संभाल के रखती हूँ कि वो पढ़ने को काम आएंगी। चलिए ये बढ़िया मेरे आपने पास बताया, तो यही आंसर जो है अच्छा लगा सुन करके कि ये चीज़ होना चाहिए। तो हम्म, उन किताबों को देख करके उसमें से जो स्कूल लेवल की किताबें आपकी कंपटीशन वाली तैयारी के पर्पस से, स्कूल लेवल किताबें सब्जेक्ट वाइज एक जगह लगा लीजिएगा, है तो। जी। नहीं है, नहीं सर, है। अगर नहीं है किसी सब्जेक्ट का जो आपको पढ़ना है, तो वो हम्म, आपको खरीदना पड़ेगा। 6 से लेकर 12 तक की किताब, जैसे मान लीजिए आपके पास पॉलिटिकल की बात कर लें तो पॉलिटिकल आपका सब्जेक्ट है, तो हो जी सकता है सर। पॉलिटिकल के हों, लेकिन आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है, तो हो सकता है 6 से 12 तक की हिस्ट्री आपके पास ना हो सकता है हम्म, ऐसा हो। तो आपको ये नहीं मान के चलना है कि नहीं वो मेरे काम का नहीं है, आपको लेना ही पड़ेगा। आपके एग्जाम में नहीं भी क्योंकि अगर वो आ रहा है तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सब क्योंकि चीजें रिलेट करती हैं। रिलेट करती हैं। और इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है और उसी क्वेश्चन पर फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं, उसी में डूबते चले जाते हैं। जी। तो जब आपसे एक बात होगी उसी पर और चर्चा और चर्चा और चर्चा होगी ना, तो वहाँ इतिहास भी आ रहा होगा, भूगोल भी आ रहा होगा, सोशलॉजी भी आ रहा होगा, मैथ भी आ रहा होगा, पता नहीं क्या उसमें आता चला जाएगा जी बातचीत के दौरान। तो जी इसलिए बेसिक जो है वो सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। सारे सब्जेक्ट मतलब आप आर्ट्स की हैं तो ये मत सोचिएगा कि साइंस नहीं पढ़ना है, या साइंस का कोई है तो ये सोचिए कि आर्ट्स का नहीं, ऐसा नहीं है। साइंस और आर्ट दोनों ही पढ़ने होंगे 6 से 12 तक के। और ऐसा नहीं कि 12 तक का सब पढ़ना है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए मैथ्स की बात कर लें, तो जी मैथ्स सर। आपको 12 तक नहीं जाना है, मैथ्स आपको 6 7 8 ही रखना है। अभी हम लोग सब्जेक्ट की बात करेंगे अलग अलग, जी जी सर। तो वहाँ पर चर्चा होगी कि सब्जेक्ट को कौन सी बेसिक किताबें पढ़नी हैं। तो ये अभी हम लोग शॉर्ट में बात कर रहे हैं, तो बेसिक समझ में आ गया क्या है, जी सर, स्कूल की बिल्कुल समझ किताबें। गई। एडवांस लेवल जो आपने लिखा है वो जी जो है मार्केट में किताबें अवेलेबल हैं, सब्जेक्ट की स्पेशल किताबें, किसी भी सब्जेक्ट का आप जाएंगी तो मार्केट में राइटर्स की किताबें अवेलेबल हैं। तो आप वहाँ पर एडवांस का आगे लिख लीजिए,
सब्जेक्ट की जो है एडवांस बुक, किसी भी सब्जेक्ट की, जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी किसी को पढ़ना है तो महेश वर्डवाल ले ले, मैथ पढ़ना है तो मैथ की कंपटीशन वाली एक यादव जी की किताब है, एक जो है वो ले सकते हैं, क्या बोले, आर एस अग्रवाल की कंपटीशन वाली किताब है, और भी बहुत जी सारी सर। किताबें हैं मार्केट में। तो कंपटीशन की अलग आती है, स्कूल की अलग आती है। तो जी एडवांस में कंपटीशन लेवल के बुक आ जाएंगे। तो ये जी कंपटीशन लेवल के बुक्स हो गए, लिख लीजिए कंपटीशन लेवल बुक। सर। थर्ड और नंबर क्या, सर जी बताइए। थर्ड नंबर पे क्या लिखाया गया था? थर्ड नंबर पे प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव लेवल या फिर टारगेट लेवल। हाँ, अब जब हम्म ये आप बेसिक और एडवांस कर चुकी होंगी, हम्म। तब मार्केट में अलग से किताबें आती हैं, यूपी सर 6 टेट। पॉइंट आपने क्या बताया था, एक बार बता देंगे प्लीज? कौन सा पॉइंट? आपने बोला था आप लिख लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वो कुछ बोला था। हाँ, एडवांस लेवल वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल। ठीक है। थर्ड नंबर पर आप जो हाँ है जो लिखाया गया है, जैसे आप जाइए मार्केट में, अभी कोई हम्म। एग्जाम आ जाए, मान लीजिए पेट आ जाए, जी तो सर। मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन की ऊपर मोटा मोटा लिखा होगा, छपा होगा पीईटी। जी। यूपी टेट आ जाए, मार्केट में किताबें खूब ऊपर मोटा मोटा बड़ा सा लिखा होगा यूपी हम्म। टेट। सी टेट आ जाए, सी टेट लिखा हुआ मार्केट में, जी। बुक के स्टॉल पर जिस वक्त जाएंगे, जो एग्जाम आया होगा, एसएससी का होगा तो एसएससी खूब मोटा मोटा लिखा होगा। मोटा मोटा इतनी बुकें मोटी मोटी होंगी, चाहे वो किसी को समझ नहीं आए, बट ले लेके डाल देते तो हैं उसको उसके क्योंकि अंदर, उनका। उसके अंदर किसी एक सब्जेक्ट नहीं होगा, हम्म उसके अंदर उस एग्जाम में जितने सब्जेक्ट पूछे जाने वाले हैं वो सारे सब्जेक्ट होंगे। हम्म। तो ये किताबें थर्ड नंबर पर पढ़नी होती हैं। जी सर। अब बात समझ में आया? और जनरली जी लोग सर। क्या करते हैं, सीधे यही किताब लेते हैं। हाँ, फिर उनको आधी चीजें समझ में आती है, कुछ नहीं आती आधी फिर। नहीं, वो 5-10% ही समझ में आती हैं इन किताबों में, बाकी चीज़ तो वो पढ़े ही नहीं है, बस यहाँ से रट्टा मार के सोचते हैं कि हम तुरंत शॉर्टकट अपना लें। और फिर वही लोग जो है जाएंगे एग्जाम में और फिर कहेंगे अरे सुपर टेट में तो कट ऑफ इतना लगा था, कट ऑफ से हम बस 2 नंबर कम रह गए, कट ऑफ भी नहीं पार हम्म कर पाते हैं, और उनको लगता है कि हम जो है कंपटीशन बीट कर लेंगे। हम्म ठीक है, तो वो डायरेक्टली लोग इस लेवल पर आते हैं, थर्ड लेवल पर, 2 लेवल छोड़ करके। हम्म। तो थर्ड लेवल जो मार्केट में मिलती हैं, जब बेसिक आप एडवांस कर लेंगी, तब इन किताबों को लेकर आएंगे कि देखें ये किताबों में क्या क्या दिया है, इनमें से कुछ मेरा छूट तो नहीं गया है, चलो और रिवाइज कर लें, रिवीजन के पर्पज से हैं ये किताबें। जी सर। तो इसको जो भी आपको समझ में आए ब्रैकेट में लिख लीजिए ताकि समझ में आ जाए। लिख लीजिए वहाँ पर यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट स्पेशल बुक जो मार्केट में जी मिलती हैं, सर। वो किताबें। जी सर। ये थर्ड नंबर पर लाना है। बाकी उसके पहले तो वो किताबें पढ़नी है, स्पेशल किताबें, चाहे वो बेसिक का हो चाहे एडवांस का हो। एडवांस का हो, अब हाँ जब ये सर। किताब भी पढ़ लेंगे, देख लिए, रिवाइज कर लिए, तब होता है अब भाई प्रैक्टिस करते हैं। तो मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, उसमें बहुत सारे हाँ पुराने पेपर्स होते हैं, कुछ हाँ। मॉडल्स होते हैं, तो चौथे नंबर पर आता है। हम्म पीवाई क्यूज होते हैं सर, मैंने तो मंगाए हैं अभी हम्म डीएसएसबी के पीवाई क्यूज बुक, तो शायद वो ये अभी। सब बहुत सारे लोग डायरेक्टली चौथे स्टेज पर आ जाते हैं, भैया पुराने पेपर ही सॉल्व कर लेते हैं उसी से हो जाएगा। नहीं होगा। फिर जो है चौथे स्टेज पर डायरेक्ट आ जाते हैं लोग हम्म कि प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स देख लें तो हो जाएगा। कर तो आएंगे एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चन करके आएंगे, लेकिन सिलेक्शन लेवल हम्म। पर नहीं जा पाएंगे वो। जी सर, समझ गई मैं, हाँ सिलेक्शन लेवल पर तो नहीं बहुत जा सारे लोग पाएंगे। थर्ड स्टेज से स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे लोग फोर्थ स्टेज से स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे लोग थर्ड और फोर्थ कंप्लीट करके सोचते हैं हो जाएगा। किस्मत अच्छी रही हो गया, वो अलग बात है, इक्का दुक्का की हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम्म। हाँ, लेकिन जो चारों स्टेज करके आएगा उसका होगा कैसे नहीं, वो तो दावे से कहेगा भैया एक ही सीट आएगी तो भी हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो चारों स्टेज करके आएगा। जी सर। ठीक है। हम्म। और ये 4 स्टेज करके फिर प्रैक्टिस करना है, और चौथे स्टेज में आप मार्केट में ओएमआर सीट मिलता ही है। हाँ हाँ, वो पीवाई क्यूज बुक होती है एक हाँ तरीके से, उसमें, मार्कशीट टाइप। हाँ तो ओएमआर सीट भी मिलता है, अपना ला करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब समझ में आया कि तैयारी पे आप कौन सी स्टेज पर, और ये पूरी तैयारी एक जर्नी है। इसमें मिनिमम समय, सबसे कम समय, कितना भी कोई तैयारी कर लिया होगा तो भी 6 महीना चाहिए ही चाहिए, नहीं तो जनरली इतनी तैयारी में 1 से 2 साल लगते हैं। हाँ जी सर, लगते हैं, वो बात तो हकीकत अब है। आपको तय करना है कि 1 से 2 साल में ये स्टेजेस पार करके एक नौकरी ले लेना है, या 4 साल में बीए करना है फिर से। डाल दीजिए बीए, नहीं करते सर। रहिएगा साइड में, लेकिन करना तो यही पड़ेगा।
हाँ नहीं सर, बेसिक तो ये। सर एक क्वेश्चन और माइंड में आ रहा था, अगर आप परमिशन दो तो मैं पूछ ही लूँ। बोलिए। अगर जब बीएड प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा तो मेरा तो वही सीटेट 1 चल जाएगा, तो फिर केवीएस टीचर तो मैं तब भी बन सकती हूँ। टीजीटी एग्जैक्टली ना सही प्राइमरी लेवल पे बन सकती हूँ। और जिस दिन आप कहीं भी कोई भी जॉब पा गए, मान लीजिए केवीएस में ही हाँ। प्राइमरी टीचर बन गए, हाँ। तो फिर आपको आगे जो भी भर्ती आएगी उसमें छूट मिलेगा। कई तरह की छूट मिलते हैं एम्प्लॉयज़ को। जी, उम्र प्रमोशन में वगैरह भी छूट, होता है उम्र केवीएस में में। छूट और आरक्षण वगैरह सब मिलता है। तब तो उसका लाभ फिर आप आराम से जाते रहिएगा, बीए कंप्लीट करके फिर से टीजीटी वगैरह देना, वहाँ आपको और राहत मिलेगा। तो वही तो हमने आपको समझाया कि अभी जी आपको सर। फोकस कहाँ करना है। आपका केवीएस जी। सपना है, तो आपके पास इतने कागज इकट्ठे हो चुके हैं, इतनी डिग्रियां हो चुकी हैं कि आप केवीएस यहाँ से भी जा सकते हैं। क्यों 4 साल अभी और इंतजार करना। जी सर, वही तो है, बस ये ड्राफ्ट जल्दी से आ जाए एनसीटी का, बस बेसब्री से इसी का इंतजार है। सारी फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाएगी सर। फ्रस्ट्रेशन उससे दूर होगी नहीं होगी, लेकिन तैयारी आप करेंगी तो उससे ज़रूर दूर हो जाएगी। और ये तैयारी बात के भी है लिए सर। आपको कम से कम 6 से 8 घंटा पढ़ना होगा। छः सर से आठ वही तो घंटा पॉसिबल अगर नहीं आपको हो 1 से 2 साल पाता। में, अगर सिलेक्शन 1 से 2 साल में पाना है तो 6 से 8 घंटा पढ़ना होगा। नीचे लिख लीजिए अलग से, अगर आपको 1 से 2 साल में नौकरी पाना है, नीचे लिख लीजिए एक जी से दो सर। साल में नौकरी पाने के लिए जी सर, लिख छः से लेती आठ हूँ। घंटा पढ़ना होगा। 6 से 8 घंटा कह रहे हैं, इससे कम की जी उम्मीद सर। मत कीजिएगा। 6 से 8 घंटा स्टडी। हाँ, अब सर थोड़ा। नीचे जगह है तो ठीक, नहीं है तो अगले पेज पर आइए। एक एक सब्जेक्ट में हम बता दें कौन सा पढ़ना है, शॉर्ट में बता दे रहे हैं। जी सर, बता दीजिए आप, हाँ, बेटर होगा। सबसे पहले भाषा पर आइए। भाषा हर जी। जगह आता है, चाहे कोई एग्जाम देने जाएंगी, कोई भी नहीं एग्जाम सर, भाषा इसमें तो रहेगा। बहुत इम्पोर्टेंट है, 20 नंबर की हिंदी, 20 नंबर की इंग्लिश आती ही आती है D+B में। फिलहाल जो तो मेरा मेन फोकस सामने है एग्जाम, हम्म, उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो भाषा में आपको 3 भाषा लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि जी कहीं पर 2 बताइए। होते हैं, कहीं 3 होते हैं। अब आप देख लीजिएगा। हाँ सर, हिंदी और इंग्लिश तो कंपलसरी है D+B में। हम्म। उसके बाद मैथ रीजनिंग आ जाता है हाँ, तो अपना। आपको हिंद अभी हम लोग भाषा की बात कर रहे हैं, तो जी जी भाषा जी। का जो पैकेज है या तो 2 का होगा या 3 का होगा। जी सर। इससे नहीं बच पाएगा कोई भी शिक्षा के जी। क्षेत्र में। तो जी पहले बिल्कुल। लिख लीजिए हिंदी। जी लिख लिया सर, हिंदी लिखा है सबसे पहले, हिंदी में 2 मातृभाषा। चीजें पढ़नी होती हैं, व्याकरण और साहित्य। जी। और ये कोई कहे कि सिर्फ व्याकरण से हो जाएगा, नहीं, थोड़ा साहित्य भी आना चाहिए। इंटरव्यू में ठीक है, एग्जाम पेपर में व्याकरण जनरली पूछा जाता नहीं है। नहीं नहीं सर, साहित्य का भी है, क्योंकि जो डीएसएसबी में है ना, मैं हम्म। यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इतना इजी है कि मैं हिंदी और इंग्लिश टीचर का मैंने दोनों का फॉर्म भरा है, प्लस एसएसटी का भी, क्योंकि एसएसटी में सीटें कम होती हैं थोड़ा। तो मैंने देखा कि मैंने 2 साल हिंदी पढ़ा है, 2 साल इंग्लिश पढ़ा है अपनी ग्रेजुएशन में। तो मैंने क्या किया, हिंदी टीचर के लिए भी और इंग्लिश टीचर के लिए भी फॉर्म डाल दिया। लेकिन जब मैंने एग्जाम दिया, मैं दे चुकी हूँ एग्जाम उसका, हालांकि मेरी तैयारी उस लेवल की नहीं है अभी, मैं खुद मान रही हूँ इस बात को। मैंने देखा कि हाँ, पार्ट सेकंड तो पूरा साहित्य ही, लिटरेचर है पूरा। तो आप जान रही हैं कि आप दोनों ही पढ़ना है, जी। तो हिंदी के आगे लिख लीजिए लिख लिया सर मैंने, व्याकरण और हिंदी साहित्य, और व्याकरण सेम और पैटर्न साहित्य। इंग्लिश में भी होगा। सेम पैटर्न इंग्लिश में भी ग्रामर पढ़ना है, और इंग्लिश हाँ। में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का साहित्य लिटरेचर में चले जाएंगे, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। शेक्सपियर, नहीं सर, मिल्टन अगर और, इंग्लिश टीचर का डीएसएसबी का निकालना है तो साहित्य में तो डीपली जाके हम लोग पढ़ना होगा। हम लोग इंग्लिश टीजीटी की बात नहीं कर रहे हैं ना। हम्म। वो इंग्लिश टीजीटी के लिए तो पूरा इंग्लिश में डूबना पड़ेगा ना, उसकी बात जी थोड़ी जी। कर रहे हैं। जी अगर जी। हम लोग टीजीटी लेवल पर बात करें, हिंदी की, इंग्लिश की, हिंदी की तब या तो सोशल साइंस की, तब हाँ। तो फिर जो है वहाँ तो बहुत पढ़ना है। हम लोग जी कॉमन बातें कर रहे हैं, जी क्योंकि जी। जी आपका जो स्टेज बन रहा है वो डायरेक्ट हम लोग टीजीटी, अभी आपने खुद ही कहा कि प्राइमरी से भी हम फिर केवीएस में जा सकते हैं। जी जी सर। हाँ, तो हम लोग कॉमन बातें कर रहे हैं, तो कॉमन जी। बातों में थोड़ा सा साहित्य लिटरेचर पढ़ना ही पड़ेगा। फिर तीसरा जी सर। सब्जेक्ट आप जो रखना चाहें, पंजाबी, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़, उर्दू, आपकी मर्जी है। उर्दू। तो उर्दू रख लीजिए, आपका जी। अपना जो भी हो। जी। ठीक है, तीसरा हो गया लैंग्वेज, इसके बाद समाप्त। इसके बाद कोई और लैंग्वेज पढ़ने सीखने की जरूरत ही नहीं है। इतने जी से सर। कोई भी एग्जाम इसके बाहर नहीं जाने वाला लैंग्वेज में। जी सर। तो लैंग्वेज के बाद आ जाते हैं मैथ पर सीधे। जी तो सर, नीचे लिख पॉइंट लीजिए कर लेती हूँ। मैथ्स। मैथ लिख लिया सर मैंने। मैथ्स में आपको जो है 6 से लेकर 8 तक की किताबें पढ़नी है। 6 to 8। हाँ, यस क्योंकि सर। मैथ्स टीचर आपको नहीं बनना है, इसलिए हम्म। 6 से 8 तक की मैथ अगर आप पढ़ गई जी। तो आपके लिए पर्याप्त है, इतना जी बहुत है। सर। और 6 से 8 में
6 की किताब पर सबसे ज़्यादा फोकस, जितना ज़्यादा 6 की किताब को पढ़ेंगी उतना ज़्यादा मैथ आपके लिए बढ़िया होता चला जाएगा, जी सर। क्योंकि बेस वही है। बेस वही है जी सर। तो नहीं सर, मेरी बेटी 6 में है तो मैं उसको ही करा रही हूँ, मैथ स्टार्ट 6 कर से दी 8 है। तक की मैथ जो पढ़ना है वो एनसीईआरटी पढ़ना है, जी। लिख लीजिए एनसीईआरटी। NCERT, ठीक है सर। ठीक है, NCERT। मैथ्स क्या चीज़ है, मैथ्स ये कि एक ही प्रॉब्लम को आप कितने तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जी। ये नहीं कि आपने अरे इस सवाल को सॉल्व कर लिया आंसर आ जा रहा है, सेम पैटर्न पर आप हर बार कर रही हैं, ये नहीं है मैथ। मैथ ये है ही नहीं। मैथ ये है कि एक ही प्रॉब्लम को आप कितने तरह से सॉल्व कर तरीके से सकते हैं, आंसर ला सकते हो उसका और जी। ये एक किताब से पॉसिबल ही नहीं है, जी, क्योंकि उसके लिए अलग अलग एक किताब जो है एक दो एक ही पैटर्न से पैटर्न काफी पर है। बना होगा, ज़्यादा पैटर्न पर नहीं बना होगा, क्योंकि उनको मोटी किताब कितना मोटा छापेंगे, तो उसमें कम पैटर्न दिए गए। लेकिन हाँ, अलग वो अलग बच्चों के लेवल से हाई चली जाती है ना हाँ, फिर। और फिर अलग अलग किताबें कई पब्लिकेशन की लेंगी तो आपको ये चीज़ मिलेगा कि उसमें किसी और तरीके से बताया गया, उसमें किसी और, इसमें किसी और तरीके से थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो आप टीचिंग पर्पज से जा रही हैं तो आपके पास एक ही चीज़ को बताने के लिए कई ऑप्शन होने चाहिए, कई तरीके से आप कर सकें। तो मैथ्स में ज़रूरी है ये चीज़। तो एक तो एनसीईआरटी हो गया, दूसरा स्कूलों में चलता है 6 से 8 में RS अग्रवाल, हाँ सर, प्राइवेट स्कूलों की होती है ना कुछ बुक। लिख लीजिए। RS अग्रवाल। हाँ, हम RS बढ़िया किताबें बता रहे हैं जिसको पढ़ने के बाद अन्य किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। RS अग्रवाल। तो सर ये जो RS अग्रवाल सर की बुक है, ये 6 क्लास के लिए आती है या बेसिक मैथ के लिए? क्लास 1 से क्लास 12 तक का RS अग्रवाल आता है, स्कूल में चलता है, अच्छा ठीक है। 1 से ही शुरू हो जाता है। अच्छा, ठीक तो है, सर अगर मैं इसको परचेज करती हूँ तो इसमें 1 to 12 तक के होंगे या फिर अलग अलग पार्ट में लेनी होगी? स्कूल के लिए वो छपता है तो हर क्लास का आता है, आपको लेना है अच्छा 6 का, 7 का, 8 का। 6 का पहले अच्छा। खरीद लीजिएगा, पैसा फंसाइएगा नहीं, जी पहले सर। 6 का पढ़ लीजिएगा, उसके बाद 7 का लीजिएगा, उसके बाद जी 8 सर। का लीजिएगा। महंगी किताबें 300-400 की आती हैं। जी सर। ठीक है, पुरानी वाली मिल जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि नया नया जो बदलाव हो रहा है तो वो चैप्टर्स कम करके और ब्रॉड कर करते जा दिया रहे हैं, सर। हाँ। या फिर कुछ चीज़ें कम करते चले जा रहे हैं। कम पुरानी मिल करते जाए तो थे। और अच्छी बात है। उसके बाद 3rd नंबर हाँ। पर एस चंद पब्लिकेशन। ये मैथ के लिए ही है सर? हाँ, मैथ का है एस चंद पब्लिकेशन। कोई गुप्ता जी हैं राइटर, नाम नहीं याद आ रहा ठीक से हमें। पब्लिकेशन। हाँ, नाम नहीं याद। 3 किताब अगर आपने मैथ्स के लिए ये पढ़ लिया तो जी सर। पर्याप्त है, आपका माइंड खुल चुका होगा। 3 किताब जिस दिन 6, 7, 8 की ये 3 अलग अलग पब्लिकेशन जी। की राइटर के पढ़ लेंगी, उस जी दिन सर। आपको वो दुनिया भी दिखने लगेगी जो अन्य लोगों को नहीं दिखती है। जी सर। अगर किसी ने 6, 7, 8 की मैथ एनसीईआरटी पढ़ लिया, RS अग्रवाल पढ़ लिया, एस चंद पब्लिकेशन पढ़ लिया, हम्म। सीख लिया, उसको वो दुनिया दिखेगी जो अन्य लोगों को नहीं दिखती है सब कुछ जी सामने ही, जी सर। लेकिन वो देख नहीं पाते लोग, समझ नहीं पाते लोग। जी सर, गाइडेंस की, प्रॉपर गाइडेंस की कमी होती है सर। मैं खुद हूँ इसमें, मैं दूसरों को क्या बोलूँ, मुझे भी प्रॉपर गाइडेंस कहीं से मिल ही नहीं पाती है सर। वो चलिए, थोड़ा सा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम लोग के सामने ही हो रही होती हैं। कोई हम्म। समझता है, कोई नहीं समझता है। नहीं कारण है समझता। कि मेंटल लेवल अलग अलग होता है, तो वो लेवल अप करने के लिए ये बहुत काम करेगा। इसके बाद आ जाते हैं मैथ्स के बाद रीजनिंग। रीजनिंग भी जी पढ़ना सर। बहुत ज़रूरी है, भले ही एग्जाम में आ रहा हो, ना आ रहा हो, कम आ रहा हो, आता तो है ही है, थोड़ा बहुत ही आता सही। तो है ही है सर। हाँ, तो रीजनिंग आपको सीखना पड़ेगा। तो रीजनिंग के लिए 2 बुक बता दे रहे हैं। एक मार्केट में मिल जाएगी, परफेक्ट पब्लिकेशन की, मोटी सी परफेक्ट। हरे कलर में बड़ी सी बुक आती है, परफेक्ट वर्बल रीजनिंग करके आती है। परफेक्ट पब्लिकेशन। ठीक है और सर। एक और आती है, वो शायद रीजनिंग की बुक, DS रघुवंशी शायद नाम है, क्या है? एक मिनट गूगल कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। This call is now being recorded. रीजनिंग की जो है सर अगर वो, आप बुरा ना माने तो थोड़ा सा मैं रिकॉर्डिंग कर लूं कि मतलब मैं ये बुक्स के नाम वगैरह कहीं वैसे तो मैं खैर लिख रही हूँ। वैसे आपको मेरे चैनल पर जाएंगी यूट्यूब पर, वहाँ पर अच्छा बुक्स अच्छा के है। नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक ठीक उस सर, फिर तो कोई प्लेलिस्ट टेंशन में ही उस नहीं है। प्लेलिस्ट में जो है मिल जाएगा। ठीक है। जी जी सर। हाँ, तो वैसे भी हम जनरली जिससे बात करते हैं तो पढ़ाई हम्म। लिखाई और अन्य चीज़ों पर बातचीत होती है, वो रिकॉर्डिंग जी। डालते ही हैं, तो अच्छा। वो सब मिल जाएगा आपको वहाँ। हाँ, DS रघुवंशी की मार्केट में नालंदा जी जी। पब्लिकेशन है, लिख लीजिए जी नालंदा पब्लिकेशन, DS रघुवंशी। ठीक है। नालंदा पब्लिकेशन। हाँ, ये वर्बल नॉन वर्बल दोनों होता है इसमें। अच्छा।
तो ये 2 किताब अगर ले आएंगी रीजनिंग की, तीसरी किताब की कभी जीवन में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी, बस ये 2 बुक बहुत परफेक्ट पब्लिकेशन और डीएस रघुवंशी नालंदा जी पब्लिकेशन हाँ, की। डीएस रघुवंशी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, और अच्छा, परफेक्ट वाले में इतने क्वेश्चन आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। प्रैक्टिस के लिए। वहाँ भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है, बट जितना बढ़िया से वहाँ किया गया है यहाँ नहीं है। हाँ जी सर। ठीक है, तो 2 किताब रीजनिंग के लिए हो गया, हम लोग भाषा बात कर लिए, मैथ रीजनिंग बात कर जी। लिए। अब इसके अब बाद आ सर वो जाते रहता हैं, है करंट अफेयर। नहीं वहाँ मत आइए, अभी हम एक क्रम अच्छा, से चल रहे हैं, वो क्रम आप भी सीखिए। जी सर। किसी से भी डिस्कशन करना हो तो सबसे पहले भाषा डिस्कस कर लीजिए। जी सर। भाषा में सब आ गए, हिंदी कभी बात कर रहे हैं, फिर मैथ वैथ बात किए, फिर जीएस बात किए, फिर बाद में आ रहे हैं इंग्लिश, ऐसा नहीं। एक बार में सीधी सी बात, भाषा का पैकेज है, या तो 2 होगा या तो 3 होगा। जी सर। इसीलिए पहले हमने कर लिया, ऐसे ही आपको भी सीखना है, जिससे भी बात करना है ऐसे ही बात करना है। और पेपर में भी देखेंगी, जो जब भी कोई एग्जाम का पैटर्न होता है उसमें ऊपर लैंग्वेज या नीचे लैंग्वेज को अलग से रखा जाता है, एक साथ रखा जाता है। तो लैंग्वेज पर बात हो गई, और इस पर बात हो गई, कुछ सर। कॉमन चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं। अब आता है चाइल्ड साइकोलॉजी, सीडीपी। सीडीपी सीडीपी तो थोड़ी सर ठीक ठाक है। एक्चुअली मेरा जो सीटेट है ना, सीडीपी के बेस पे ही पेडागोजिकल एनालाइज थोड़ा। कितना कर लेंगे? 30 में 31 तो नहीं ना हो जाएगा? ना सर, 30 के हाँ, तो 30 ही आएंगे। 30 में 30 ही आएंगे, लेकिन 30 में 29, 30 में 28, 30 में 25 ये हो सकता है। तो वो ना कम हो, इसके लिए फिर भी पढ़ते रहना है, चाहे जितना भी अच्छा हो। और जी जो सर। किताब आपके पास नहीं है वो आपको ले करके उसको भी पढ़ना पड़ेगा। आपके पास क्या मनोविज्ञान है कक्षा 11-12 का एनसीईआरटी? नहीं सर, वो है नहीं, लेकिन एक एनसीईआरटी का ऐप है, मैं उसे वहां से डाउनलोड कर लूंगी। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए। वैसे डाउनलोड किया हाँ हुआ ज़्यादा काम नहीं आता है, आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए, ना, आप मतलब खरीद परचेस लीजिएगा। कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख लीजिए सीडीपी के लिए जी बताइए। एनसीईआरटी मनोविज्ञान 11-12। ठीक है, जी सर, लिख लिया मैंने। इसके बाद आपने बीएड में किया होगा शिक्षा मनोविज्ञान की पढ़ाई, जी जी किया था। बीएड की बुक लिख लीजिए, शिक्षा जी ठीक। मनोविज्ञान। 1 राइटर 2 राइटर जितने भी मिल जाए अच्छी बात है। और जो सर मैंने बुक हमने बीएड में पढ़ी थी, वो किसी काम की नहीं है? अरे अभी तो हमने बताया आपको, बीएड में आप पढ़ी होंगी शिक्षा मनोविज्ञान, वही तो बात पढ़ा कर रहे है, हैं। वही बुक है ना, तो हमारे आपके पास है ना पास वो। किसी एक राइटर की है तो 1-2 और राइटर अच्छे पता करके 1-2 और राइटर का ले लीजिएगा। ठीक है, जित जिसमें कि सारे ये वो हों, जैसे पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर वगैरह, जिस सब इनके बारे में डिटेल। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना हम्म आपके लिए बेहतर होगा। तो हम्म बात हो गई एनसीईआरटी की 11-12 की, बात हो गई बीएड वाले बुक की शिक्षा मनोविज्ञान। फिर हम्म, तीसरे नंबर पर इसी में लिख लीजिए शिक्षा मनोविज्ञान जो डीएलएड वाले पढ़ते हैं, जी उनकी बुक कहीं से हासिल कर लीजिएगा या खरीद लीजिएगा। सर, नाम क्या होगा इस बुक का? डीएलएड का वो एनआईएस की आपको हो? वो आप पता कर लीजिएगा कि ये जो डीएलएड वाले जो है पढ़ते हैं। डीएलएड की मनोविज्ञानी तो। हाँ, मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान ठीक के है। नाम से होता है वहाँ। अच्छा। और कुछ लेना चाहें तो इग्नू के डाउनलोड कर लीजिएगा शिक्षा मनोविज्ञान। जी सर। और अगर और पढ़ना चाहें तो एनआईएस डीएलएड जो किए हैं उनका फ्री में मिल जाएगा, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। हाँ, वो ये सब फ्री में कंटेंट तो मिल जाएगा नेट पे जितना पढ़ेंगे। अवेलेबल होगा। और सब में सेम चीज़ें मिलेंगी, बस ये है कि अलग अलग राइटर्स की किताबें हैं, तो अलग अलग राइटर्स को जितना ज़्यादा पढ़ेंगी उतना आपके लिए अच्छा होगा कि हाँ कौन और उतनी बेहतर तरीके से लिखा है, वो चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी आप अप्रोच बढ़ जाएगी उससे। हाँ। बाकी जितने मनोवैज्ञानिक हैं उनकी किताबें आपको अगर रुचि रहती है, जैसे मान लीजिए फ्रायड हैं, आपको उनमें इंटरेस्ट आ गया कि फ्रायड बड़े अच्छे हैं, और चलो फ्रायड की किताब 2-4 खरीद लेते हैं, वो आपका अपना इंटरेस्ट हो गया, वो अलग बात हो जी गई। सर। तो बात हो गई भाषा की, बात हो गई मैथ और रीजनिंग की, बात हो गई सीडीपी की। जी इसके सर। बाद आता है जीके जीएस। जी सर। कहीं जी किसी एग्जाम में जीके होता है, कहीं किसी एग्जाम में जीएस जी होता है। यस। हाँ। जीके जीएस दोनों सेम है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। जीके होता है रट्टा मारना, जी सर, हम फैक्ट लोग होते हैं फैक्ट इसमें। रटते हैं। और जी। वही जीएस में हम उसका गहन अध्ययन करते हैं, वही टॉपिक रहेगा, वही चैप्टर रहेगा, चैप्टर लेकिन उसका रहेगा, लेकिन उसको डीपली एनालिसिस कि ऐसा क्यों हुआ, हुआ तो क्यों हुआ, ये उसको फैक्ट है हम, तो क्यों हाँ, है। उसको जाने हम और अच्छे से। जी तो सर। जीके जीएस का जो है पार्ट आप लिखिए ह्यूमैनिटी, पहला पार्ट। ह्यूमैनिटी। ओके ह्यूमैनिटी सर, लिख जानती हैं? लिया। जी सर, ह्यूमैनिटी। कितने सब्जेक्ट हैं लगभग? ह्यूमैनिटी में सर, हम्म। ह्यूमैनिटी में तो काफी कुछ आ जाता है। इसमें तो ह्यूमन राइट का भी आ जाएगा,
और बाकी और चीजें भी आ जाएगी। ह्यूमैनिटी में आप गूगल कर लीजिएगा जी और जो है देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ठीक है। जी तो कुछ तो मेन सब्जेक्ट जैसे आपका पॉलिटिकल है, जी हिस्ट्री है, जी ज्योग्राफी है, ठीक है, जी सर। तो इकोनॉमिक्स है, ये सब तो पढ़ना ही हाँ, पढ़ना है। ये तो पढ़ना इसके ही है सर। अलावा और भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिलॉसफी है, ठीक है, जी सर। सोशलॉजी है, हम्म। और भी और सब्जेक्ट हैं, कल्चर वगैरह है, तो ये सब भी आपको पढ़ना है, जी सर। ठीक है। तो ह्यूमैनिटी हमने लिखा दिया तो क्लियर हो गया ना कि अलग अलग लिखाना जी पड़ेगा। सर। और नहीं, अलग ह्यूमैनिटी अलग नहीं लिखाना सर, मैं इसमें ह्यूमैनिटी में सर्च कर सारे लूंगी। सब्जेक्ट 6 से 12 तक पढ़ने होंगे। पहले आपको 6 से 8 पढ़ना है, जब 6 से 8 हो जाएगा उसके बाद 9-10, जब 9-10 भी क्लियर हो गया तब खरीदने जाइएगा 11-12 का, ठीक है। तो यानी पढ़ना ह्यूमनिटी लेकिन में ये सब पढ़ना ही है, 6 to 12। हाँ 6 to 12 पढ़ना है, लेकिन पहले 6 से 8 वाला पढ़ना है। जी हम लोग सारा बेसिक और एडवांस मिक्स करके किताबों की बात कर रहे हैं। जी सर। यहाँ पर बेसिक और एडवांस दोनों ही चर्चा में चल रहा है, जी सर। ठीक है। तो वो हो गया। इसके बाद फिर नीचे लिख लीजिए साइंस, हम्म, ठीक है। साइंस का भी लिख लिया सर। तो साइंस में क्या क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बायो, हाँ तीनों होते हैं। तो ये तो होते ही हैं। इसके अलावा और भी हैं, क्या क्या हैं और PCM लिख लेती हूँ, ठीक है। पीसीएम। इसके अलावा हाँ, हम्म। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और PCB। मैथ को छोड़िए, मैथ ऊपर आ चुका है यहाँ पर। पीसीबी जी हो गया, सर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया, और सर वो नेचुरल साइंस वगैरह का कुछ वो देखिए पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र, ये अलग से हम्म, अक्सर कहीं ना कहीं आ जाता है, ठीक अच्छा। है। तो इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी, हाँ हाँ। इकोलॉजी। और क्या आ जाता है, टेक्नोलॉजी। जी 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 सर। टेक्नोलॉजी के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कंप्यूटर। मेनली कंप्यूटर पर फोकस ज़्यादा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अन्य चीज़ों पर नहीं रहता है। टेक्नोलॉजी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कंप्यूटर जी सिर्फ एक सर। पार्ट है उसका, टेक्नोलॉजी का। जी जी जी। तो आपको फोकस ज़्यादा करना है कंप्यूटर पर, लेकिन अन्य टेक्नोलॉजी भी पढ़ना है। और चूंकि जी हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो जी। वहीं ब्रैकेट में लिख लीजिए शैक्षिक तकनीकी, शैक्षिक टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अच्छा, शैक्षिक पढ़ी तकनीकी। होंगी बीएड में। जी सर, पढ़िए। हाँ तो वहाँ था ये। जी सर, लिख लिया। जो भी सुनेगा इतनी चीज लिखी हुई एक साथ अगर देख लेगा तो उसका तो सर एकदम घूम जाएगा, अरे क्या क्या बता दिए। यही लेकिन है सर, लेकिन लेकिन ये भी कम लेकिन जो है। ये करेगा ना, तो सीटें हम्म। कितनी आ रही हैं उसको देखना ही नहीं पड़ेगा। जी, मैं जितनी समझ सीटें गई आ रही सर। हैं उसकी एक सीट कंफर्म हो जाएगी, ठीक समझ है। गई मैं। तो ये हो गया। अब अगला नंबर आ जाता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में जो है बहुत सारे जो ऊपर हम लोग डिस्कशन किए ना, सब्जेक्ट तो सारे आ जाते हैं, लेकिन करंट में क्या चल रहा है उस पर डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन आएगा। हम्म, तो अगला नीचे लिख सर लीजिए। करंट अफेयर तो कंफर्म है नहीं, उसमें तो वही चीजें आती है ना, कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। करंट अफेयर्स में अभी मान लीजिए कोई चुनाव हुआ है, मान लीजिए किसी को कोई पुरस्कार मिला है, मान लीजिए साइंस में कुछ नोबेल, हुआ है, तो ऊपर हाँ जितने सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस किए हैं वो सारे सब्जेक्ट करंट में क्या चल रहा है वही वही पूछ देगा। हाँ, वर्तमान का पूछ दे या अतीत का पूछ दे। जी। अब हमें नहीं लगता है कि इतनी तैयारी के बाद कॉन्फिडेंस लेवल कहीं से डाउन रहेगा। नहीं सर, और सही कहे आप। इतनी तैयारी के लिए आपको घर बैठ करके पॉसिबल नहीं है। आपको आसपास कोई कोचिंग ढूंढना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ऑनलाइन मोबाइल वाला नहीं सिस्टम, पहले तो ऑफलाइन कोचिंग करना पड़ेगा। चाहे वो आप सुपर टेट की कोचिंग ज्वाइन कीजिए, चाहे आप एसएससी की कोचिंग ज्वाइन कीजिए, चाहे आप पीसीएस की कोचिंग ज्वाइन कीजिए, चाहे जो कीजिए, लेकिन कोचिंग करना पड़ेगा। सर यही तो सारी प्रॉब्लम है ना सर, यही पॉसिबल नहीं, बच्चे हैं सर, दो दो तीन तीन अब बच्चे हैं। आप बताइए, जितनी बातें हुई हैं, जो ये काम करेगा और जो ये काम नहीं करेगा, कंपटीशन कौन फाइट करेगा। जो ये सब कर रहा होगा कंपटीशन तो आपको उनसे करना है ना। जी सर। हाँ, अगर आप जो चीज़ बताई गई है, जितनी चीज़ें बताई गई हैं, अगर आप हम्म इनको करने में सफल होती हैं, 5%, 10%, 20%, 50%, 80%, जितना परसेंट आप सफल होंगी, उतने आपके जो सपने हैं केवीएस या नौकरी पाना है, जो भी, DSSB का, उतने हाँ चांसेस सर। उसके डीएसएसबी वगैरह जो भी, उसके चांसेस हम्म, उतने बढ़ते जाएंगे। और जितना नहीं कर पाएंगे उतने चांसेस कम होंगे। और ऑनलाइन कोचिंग ऑफलाइन के बाद काम आता है। अच्छा।
ऑनलाइन कोचिंग जो लोग कर रहे हैं उनमें कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम 98% लोग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग के बाद ऑनलाइन कोचिंग ली जाती है रिवीजन पर्पस से। जी जी सर। तो तो सर आपको मैं ये ऑफलाइन सब कुछ सेल्फ स्टडी से नहीं कर पाऊंगी, अगर मैं दिन के 6-8 घंटा खुद को दूं, तो चाहे मैं रात में दूं या मैं सुबह में, वो मेरी हेडेक हो जाएगी। तो वो आप कर पाएंगे घर में रहकर? सर करना पड़ेगा, अब कुछ वही बात है ना। जहाँ जहाँ मैटर फंस जाएगा, कोई गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, तो आप फिर ऑफलाइन कोचिंग में तो आपको वहाँ पर लोग रहेंगे, एक सीक्वेंस में एक क्रम से लेकर चलेंगे। तो सर वो सब कुछ नेट पे आजकल चैट जीपीटी और इतने वो आपको फिर परप्लेक्सिटी खुद से वगैरह है। सर्च मारना होगा यूट्यूब पर, हाँ कि हम हाँ यहाँ हाँ फंस गए हैं, चलो अब ये यूट्यूब पर हाँ सर्च मार लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, वही सब करके सर। अभी हम तो लोगों ने चर्चा सब्जेक्ट का किया है, सिलेबस पर हम्म। नहीं किया गया है कि इस सब्जेक्ट में अंदर चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं। वो आपका जी, काम है। वो मेरा काम है सर, मैं समझ सिलेबस गई लिख उसको। लीजिए, वो आप अपने से जी सिलेबस पूरा लिखेंगी। जी सर। इसके बाद आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, लिख लीजिए अपना टाइम टेबल। 2 टाइम टेबल जी बनते हैं, जी 24 घंटे का और एक हफ्ते का। जी सर, टाइम टेबल तो मस्ट है। टाइम टेबल लिख लीजिए, डेली और वीकली दोनों बनाना पड़ेगा। और जी ये टाइम सर। टेबल हर महीने की 1 तारीख को देखना पड़ता है कि क्या बदलना है, क्या बदलने की जी ज़रूरत जी है। सर। कौन सा सब्जेक्ट हमारा हो गया है, थोड़ा सा कवर करना है तो उसका समय घटा दें, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा करना है उसका समय बढ़ा दें, हम्म। या कौन सा सब्जेक्ट किस समय हमें ज़्यादा सूटेबल लग रहा है पढ़ना, टाइम चेंज कर दें। ये सब आपको करना पड़ेगा। तो टाइम टेबल 2 होते हैं डेली की। डेली वाले में क्या लिखते हैं, इतने घंटे हमें सोना है, इतने घंटे हमें घर के काम करने हैं, इतने घंटे हमें पढ़ाई इस समय करना है, इतने घंटे पढ़ाई हमें इस समय करना है। वहाँ घंटे में लिखा जाता है डेली हम आज क्या करने वाले हैं पूरे दिन में, पूरे दिन का हिसाब। और जो वीकली होता है, तो जो आपने डेली वाले में लिखा है कि इतने घंटे हमें दिन में पढ़ना है, इतने घंटे हमें रात में, तो उतने घंटे में सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, बृहस्पतिवार को, किस दिन कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर तक पढ़ना है। हम्म। ठीक है, टाइम टेबल बनाना आना चाहिए आपको। जैसे मान जी लीजिए सर। आपने लिखा है सुबह हमें 4 बजे उठ जाना है, 4 से 6 पढ़ना है, तो पढ़ना 4 से 6 है। 2 घंटा मिल गया। इस 2 घंटे में 3 सब्जेक्ट कवर किए जा सकते हैं, 45-45 मिनट लगभग, जी सर। 40-40 मिनट, 45 मिनट लगभग 3 सब्जेक्ट शुरू कवर में किए थोड़ा जा कम सकते हैं। समझ में आएगा, बट धीरे धीरे हैबिट हो जाती है। तो 40-40 मिनट के 3 सब्जेक्ट कवर हम्म। करेंगी। तो अब ये थोड़े है कि पूरे हफ्ते हम 3 ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, नहीं। सोम मंगल बुध 3 दिन रख लेंगे, कोई दूसरा सब्जेक्ट 3, और फिर हम्म। अगले 3 दिन के लिए कोई दूसरा सब्जेक्ट 3, यानी कि पूरे हफ्ते हमने 6 सब्जेक्ट कवर कर लिया सुबह के टाइम में। जी सर। और जैसे अगर सुबह हमने रखा है 4 से जो है 4:30 रखा है फिजिक्स, तो अगले 3 दिन में हम साइंस का ही कोई सब्जेक्ट रखेंगे, ताकि साइंस से मिलते जुलते रहें हम, ताकि इन दोनों को रिलेट भी कर ऐसे तो पाएँ। खैर साइंस का आता नहीं है, बट जीके जीएस में कुछ पता भी नहीं है, वहां पे ना काम आप कर जाता जीके है। जीएस में, आप आर्ट्स की हैं, आप प्राइमरी टीचर के लिए जब जाएंगी तो हम्म। लगभग इक्वल ही रहता है वेटेज, दोनों ही चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, हम्म। तो पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे वो हाँ, बेसिक लेवल पर, जहाँ ज़्यादा पूछी जाती हैं तो उनको एडवांस लेवल पर भी पढ़ना एडवांस लेवल, पड़ेगा। हाँ थोड़ा बेसिक तो सीखना ही है सर, हाँ तो वो तो जहाँ है। छोटे एग्जाम्स हैं वहाँ तो बेसिक से काम चल जाएगा, और जहाँ स्पेशली हम्म। उसी तरह का कोई बड़ा एग्जाम है, टीजीटी लेवल का है या अन्य कोई एग्जाम है, तो वहाँ फिर बेसिक के साथ साथ एडवांस भी चाहिए। जी सर। अपनी समझ को डेवलप कीजिए। अब जी। आप जो है टीचर बनने के लिए सोचें तो उस लेवल पर आकर सोचना शुरू कीजिए। आप संभव हो एक बार पीसीएस की कोचिंग ज्वाइन कर लीजिएगा, अब दिमाग बहुत खुल जाएगा आपका, जी दुनिया सर। बदल जाएगी। एसएससी की कोचिंग ज्वाइन कर लीजिएगा, दुनिया खुल जाएगी। कोई भी कोचिंग बात जब ज्वाइन करेंगे ना, तो बाहर निकलेंगे तब दुनिया खुलेगी। ये यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट वालों में मत जाइएगा। यहाँ पर मैक्सिमम जो आते हैं वो सबसे लो लेवल वाले लोग आते हैं। दुनिया में जब कोई कुछ नहीं कर पाता है तो वो 2 तरह के फील्ड में भागता है। कौन कौन किस से फील्ड? फील्ड में? एक एक तो बहुत टीचिंग। आसान है, लोगों को दिखता है, वकील बनना। जी जी जी। डिग्री ले लो और चलो भैया, एफिडेविट लिखना, ये करना वो करना, सीनियर से सीख नोटरी लेंगे। वगैरह का काम हाँ, तो वो हो ही काम कर जाएगा। लेंगे। तो ज़्यादातर हाँ। जो है जो कुछ नहीं कर पाते उधर भागते हैं। और हाँ। एक लोगों को दिखता है कि अरे ये टीचर बन जाओ तो बस आसानी से सैलरी उठाना है, घर बैठे नौकरी में कुछ करना नहीं होता, स्कूल जाओ बस वहाँ बैठे बैठे स्वेटर बुनो। ये लोगों के दिमाग में बैठा है, तो ज़्यादातर लोग इसी फील्ड में आते हैं। और अब तक का इतिहास है, अब तो बदल रहा है सोच धीरे धीरे, जैसे सुपर टेट वगैरह आया है। नहीं तो पहले के लोग ज़्यादातर जो बीएड बीटीसी डीएलएड जो किए हैं इसी सोच से आए हुए हैं। तो जब आप टेट या सी टेट या सुपर टेट में जाएंगी ना कोचिंग में, तो जितने पुराने लोग मिलेंगे इसी सोच वाले मिलेंगे, तो पुराने लोगों से दूर रहना है। जी जी बिल्कुल। जो नए लड़के आ रहे हैं एकदम तैयारी के पर्पज से आ रहे हैं, पढ़ाई पर्पज से, तो वो खास तौर पे पीसीएस की तैयारी में, एसएससी की तैयारी में, इन सब तैयारियों में सीरियस लोग मिलेंगे आपको। वहाँ भी मिलेंगे ऐसे लोग,
लेकिन वहाँ पर जो खास सीरियस लोग, तो वहाँ पर पढ़ाने का लेवल भी टीचर जो होंगे वो हाई लेवल के होंगे, तो उन लोग के संगत का असर बहुत पड़ता है। जी सर। ऑनलाइन कोचिंग आप घर बैठ के करेंगे, वहाँ संगत नहीं मिलने वाला है, लेकिन ऑफलाइन हाँ कोचिंग में बहुत कुछ वहाँ जाने से मिलता है। तो सर, मैं बहुत ट्राई करूंगी, पॉसिबल हुआ तो आसपास कहीं नियर बाय मेरे को सर्च करती हूँ, मिल गया तो मैं शाम रात के वक्त 1 आध 2 घंटे की ले लूंगी, क्योंकि हस्बैंड घर आ जाएंगे तो वो थोड़ा बच्चों के पास रुक लेंगे। बच्चे छोटे हैं ना सर मेरे अभी। तो अब बात आप यही कैसे है। करेंगे ये आपकी प्रॉब्लम है। हम्म। जो आप समझना चाह रही थी, जो आपको हम्म। गाइडेंस चाहिए था, जी सर। हमें हमें जितना लग रहा था संभव, हमने अपनी तरफ से नहीं सर, आपको आपने बता बहुत दिया। कुछ समझाया है, मैं बहुत थैंकफुल है आपकी। बस एक चीज और बताइए सर, ये हिंदी और इंग्लिश के लिए बेसिक किताबें जो होती हैं ग्रामर की, जैसे मेरी बेटी की भी है प्राइवेट स्कूल की, 6 की किताबें हैं ग्रामर की, हिंदी भी है इंग्लिश भी है, तो हम्म। वो उससे स्टार्टिंग कर सकती हूँ? वैसे तो खैर वो मेरे हिसाब से तो बहुत मतलब सब कुछ आता ही है, ऐसा कुछ नहीं है, बट फॉर आप इन्फॉर्मे आप स्कूल लेवल की जो भी किताब पढ़ेंगे उससे फायदा ही होगा। जी सर। वहाँ पर आपको वो टॉपिक से पढ़ाया नहीं जाता है, वहाँ पर सिखाया जाता है। स्कूल में जितने लो लेवल की किताबें होती हैं, सिखाया समझाया जाता है। क्लास 1 की किताब पढ़िए, बड़ा मजा आएगा आपको। जी पहले तो सर। वो आता है हमें, हमें वहाँ पढ़ना क्या है। क्लास 1 की किताब हम कहते हैं, लोगों से सुनिएगा पुराने ऑडियो, हम कहते हैं 1 की किताब पढ़िए, 2 की पढ़िए। वहाँ हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वो आपको आता नहीं है, वो सीखने के लिए पढ़िए। वो सिखा किस तरीके से रहे हैं, समझा किस तरीके से रहे हैं, मतलब वो हाँ तरीका हाँ। देखिए। जी सर। उस लेवल पर जाके सोचना शुरू कीजिए कि उतने छोटे बच्चे को कितना कैसे तरीके से सीखने समझाने की बात की जा रही है। हम्म। थिंकिंग अपना जो है वो डेवलप करना है। ठीक है। जी सर। तो छोटे लेवल की किताबें बेकार नहीं होती हैं, वो आपको सोचने समझने का तरीका बदलती हैं, और सारी ही किताबें बदलती हैं। जो आप किताबें पढ़ेंगी ना, जितने ज़्यादा राइटर्स की किताबें पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, अच्छा ये बंदा इस तरह से सोचता है, ये इसको इस तरह से करने को कह रहा है, ये बंदा इस तरह से सोच रहा है तो ये इस तरीके से करने को कह रहा है। ठीक है। जी सर। हाँ, जी जब जी सर। पढ़ेंगे अलग अलग राइटर्स की किताबें ना, तो दिमाग खुलना शुरू होगा। दुनिया में सबसे बढ़िया दोस्त किताबें ही हैं। यस सर। और ये बात किताबें तो मैं समझती हूँ सर। और किताबें अच्छी भी हैं मार्केट में, और गलत भी हैं। गलत भी है, वो हमें ले। किसी ने गीता पढ़ा, 4 लोगों ने, चारों ने किताब छाप दिया। अब किसी ने उसमें कुछ अच्छा पढ़ा, कुछ अच्छा समझा, कुछ अच्छा लोगों को बताना चाहा तो अच्छा छाप दिया। किसी ने उसको पढ़ा लेकिन उसको उसमें कमियां लगी, तो वो कमी उसमें जो है, ये है वो है, ऐसे कहा गया वैसे कहा गया, वो नेगेटिव बातें कर सकता है। अब जी हम सर। उसका लेकर के पढ़ेंगे तो हम भी नेगेटिव होंगे। होंगे, सही तो बात है। बेहतर है इन चारों का किताब हम पढ़ने की जगह पहले गीता ही पढ़ लें, अब इसके बाद इन जी सर। चारों का व्यू हम जान लें। जान ले भाई, वो उसका नैरेटिव ये है, उसका नैरेटिव वो है, हम जान सकते हैं। एग्जैक्टली exactly, कि हमने अगर गीता डायरेक्ट पढ़ लिया है, अब हम इन चारों की बातों से हम प्रभावित नहीं होंगे। हम ये जज करेंगे कि ये लोग किस माइंडसेट के हैं, पहला जज कर पाएंगे। और दूसरा, कोई चीज़ हम नहीं समझ पाए हैं, ये समझे हैं, चाहे वो पॉजिटिव वाला हो चाहे नेगेटिव वाला। हो सकता है नेगेटिव सच में हो, उसमें पढ़ने में क्या जाता है, दोनों को पढ़ेंगे। लेकिन हम समझ तो पाएंगे कि हम इस पहलू पर नहीं जा पाए थे, देखो ये बंदा गया है इस पहलू पर। जी सर। तो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी लिख रहा है वो दोनों ही गलत नहीं है। देखने का नज़रिया क्या है, वो हमारा नज़रिया डेवलप करेगा। तो हमें हर चीज़ को पॉजिटिव भी देखना है, नेगेटिव भी देखना है। इसलिए चारों की किताब पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। गीता तो पढ़ना ही पढ़ना है। और गीता पढ़ना मतलब कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, एक उदाहरण हमने लिया है। जी सर, मैं समझ गई। ठीक है। तो मैं आप समझ गई। जो है, चाहे वो हिस्ट्री की बात कर लीजिए, हम्म। चाहे साइंस में बायोलॉजी की बात कर लीजिए, चाहे हमने उदाहरण लिया गीता, उसकी जगह कुरान ले लीजिए, चाहे बाइबल ले लीजिए, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी। तो पहले मूल जो टॉपिक है, मूल सब्जेक्ट जो है, उसकी किताब पढ़नी है। उसके बाद राइटर्स की भी पढ़नी है, और अलग अलग राइटर्स की भी पढ़नी है, कई राइटर्स की, ताकि हम समझ सकें कि मूल बात क्या है, और उसको लोग किस किस नज़रिए से देख रहे हैं। कौन उसमें से पॉजिटिव निकाल रहा है तो क्या क्या पॉजिटिव निकाल रहा है, कोई नेगेटिव निकाल रहा है तो वो क्या क्या नेगेटिव निकाल रहा है। ये सारे पहलू जिस दिन हम देखना शुरू करेंगे, उस दिन हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने दिमाग का हम्म, विकास, हमारा कर रहे हैं, वो कुछ विकास भी कर रहे हैं। रट्टाफिकेशन नहीं है, हम चीजों को खुद से ऑब्जर्व कर रहे हैं और ले रहे हैं एग्जैक्टली उनको। exactly. जी सर। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब नहीं आप सर, काफी डाउट क्लियर एनसीटी हो गए। रेगुलेशन को पूरा पढ़िए, और वो भी जहाँ मैं पर, पढ़ूंगी सर। एक चीज बस, एक मेरा लास्ट डाउट है, अगर आप वो बता देंगे तो। हाँ एक्चुअली सर, ये सब तो मैंने किया, देखो लेकअप गाइडेंस मैंने जो जो भी कुछ किया अभी तक वो तो आपको पता ही है, बट मैं मास्टर करना चाहती हूँ सर उर्दू से। ठीक है।
वो इसलिए क्योंकि डीएसएसबी में रूल है, क्योंकि देखो भाई ये हमारी लैंग्वेज है, तो मैं थोड़ा इस लैंग्वेज की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हूँ। ठीक है। तो मैं डीएसएसबी में रूल है, अगर जैसे और जगह होता है ना कि 10th में या ग्रेजुएशन में वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होना चाहिए तभी आप उसके टीचर बन सकते हो, ठीक है। लेकिन डीएसएसबी में ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, उनकी जो नई गाइडलाइन आई है उसके अकॉर्डिंग या तो आप टीजीटी टीचर बनो या पीजीटी। अगर आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर करके आप आए हो तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। हम्म। सपोज दैट मैं मास्टर करती हूँ उर्दू से, तो मैं टीजीटी उर्दू और पीजीटी उर्दू दोनों के लिए एलिजिबल हो जाऊंगी। तो सर मेरे लिए करना अब इस सिचुएशन में जो कि रूल गाइडेंस चेंज हो रहे हैं, क्या मेरे लिए सही रहेगा? बस आप ये थोड़ा सा गाइड कर देते। चलिए, इसके बारे में जो आपने बताया कि अगर हम मास्टर्स कर लें तो हम्म। पीजीटी में एलिजिबल हो जाते हैं, तो हाँ बिल्कुल ये सही है। और और टीजीटी और में भी टीजीटी में भी ऐसा डीएसएसबी में है, आप कह है। रही हैं। हाँ हाँ तो सर, अभी ऐसा ही रूल है। तो अगर है तो अच्छी बात है, हमने लेकिन अभी देखा नहीं है। खैर, नहीं सर, चलिए मैं मान लेते थोड़ा हैं इसको आपने देखा डीपली है, एनालाइज किया है। हाँ। आपने देखा है, आपको पता है अगर, हम्म। तो आप बिल्कुल कर लीजिए मास्टर्स। लेकिन याद रखिएगा, मास्टर्स डिग्री 2 साल का होता है, डिग्री जी लेने में सर। 2.5 से 3 साल लग जाएंगे। ठीक है। नो इशू सर, मैं इग्नू से कर लूंगी ना साइड बाय साइड, क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज है तो हमको आती है, तो इतना डिफिकल्टी होगी नहीं हमारे लिए। इग्नू से करने जाएंगे, इग्नू से करने में आपको कितने परसेंट नंबर मिल जाएगा? सर मेरे मास्टर्ड में भी मतलब फर्स्ट डिवीजन से पास हूँ, 66 अबव है मेरे अग नंबर पॉलिटिकल 60 साइंस में। पॉलिटिकल में है ना? हाँ हाँ। आप बात कर तो रही हैं इग्नू से करने का। पॉलिटिकल किससे की थी, कहाँ से की थी? इग्नू से किया सर मैंने पॉलिटिकल भी। पॉलिटिकल इग्नू से किया, तो उस वक्त तो और क्या कर रही थी जब कर रही थी तो? सर उस टाइम बीएड किया, साथ में ही चल रहा था दोनों। ठीक। कोई कंपटीशन की तैयारी तो नहीं कर रही थी? नहीं नहीं और उस वक्त कितने बच्चे थे? सर, उस टाइम तीसरी बेटी हुई हुई थी, एक्चुअली थोड़ा दिमाग खराब अच्छा। था, तो सोचा कि कहीं दिमाग को ऐसी अच्छी जगह डाइवर्ट करूँ कि मैं थोड़ा सा नेगेटिविटी दूर हो माइंड से। चलिए, तो आप तो बात कर रही हैं अब तक जितनी चर्चा हुई है उससे एक अलग तरफ जाने की, एक लैंग्वेज की तरफ स्पेशली जाने की बात कर रही हैं, उर्दू की तरफ। तो ये जी। बात माइंड में रखिएगा कि इग्नू जो है नंबर कम देता है। आपने उस वक्त मेहनत किया था, 60+, आप 60+ हो गई है ना? हाँ जी सर। तो 60+ ही रहिएगा, तो वो इग्नू का जो है सर्टिफिकेट आगे आपको काम देगा, ये याद रखिएगा। जी जी मैं जी। अच्छे से तैयारी करना होगा, उस पर भी फोकस करना पड़ेगा। जी जी। लैंग्वेज आपका अपना खुद का है, आपका उसमें इंटरेस्ट है, तो आप कर ले हम्म। जाएंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें। जी तो इस सर। चीज़ का याद रखिएगा कि कोशिश यही रहे कि 60+ रहे, अदरवाइज जी। फिर वो भी दिक्कत देने लगेगा, परसेंटेज अगर डाउन होगा तो। सर एक चीज और पूछनी थी मुझे, थोड़ा इसी से रिलेटेड है। ऐसे इग्नू ने ना, हम्म। ये भी मैं डाउट पिछली बार का था जो कि मैंने बाद में सोचा क्यों नहीं पूछ लिया। इग्नू ने ना जितने भी कोर्सेज अपने किए मास्टर लेवल के, सब में दो दो चीज ला दी है। एक जैसे मैं उर्दू की बात करूँ तो एमए उर्दू, हम्म। एमए अप्लाइड उर्दू, हम्म। एमए इकोनॉमिक्स, एमए अप्लाइड इकोनॉमिक्स। हम्म। तो ये सिस्टम थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने एक उर्दू के टीचर से बात की थी हम्म। नंबर निकाल के नेट वगैरह से। तो उन्होंने जहां तक मुझे समझाया ये पुराने कोर्स है जो नॉर्मल है, और जो हम्म। अप्लाइड वाले आए हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि प्रोफेशनल यूजीसी, होंगे। हाँ, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के वो कोर्स है। और यूजीसी नेट में भी ऑप्शन आता है ना सर, अगर मान लिया किसी को एमए इकोनॉमिक्स से करना है तो नॉर्मल इकोनॉमिक्स वालों के लिए अलग होगा, अप्लाइड इकोनॉमिक्स वालों के लिए भी ऑप्शन होगा। जिन्होंने अप्लाइड इकोनॉमिक्स की है वो भी कर सकता है। मतलब लगभग लगभग सभी कोर्स में धीरे धीरे ये चीज लागू करते जा रहे हैं, उसका अप्लाइड कोर्स लाते जा रहे हैं ये लोग इग्नू वाले। हाँ, तो तो मैं, जो जो एक हो गया ट्रेडिशनल कोर्स जो चल हाँ रहा हाँ, है, ट्रेडिशनल चल रहा है पुराना। अब अप्लाइड करके उसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, हाँ ताकि हाँ। जो हमारा अब जैसे कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है, तो अगर हिस्ट्री कोई कितना भी पढ़ ले, मास्टर कर ले, उसका हम्म क्या यूज क्या है प्रैक्टिकल लाइफ हम्म। में आज के, है कहीं यूज? नो सर, वो थोड़ा वो पुराने टीचर पैटर्न पे है। टीचिंग में जा सकता है, वहाँ यूज हो हम्म जाएगा, लेकिन और किसी फील्ड में उसका कोई बहुत यूज नहीं है। हाँ, उसकी हम्म सोच डेवलप हो जाएगी, अन्य चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन नहीं। लेकिन अब हम्म उसको हमारे जो आज की लाइफ है हम्म उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को तैयार किया जा रहा है, ताकि अब जो है हम्म। जो समय की डिमांड है उसके अनुसार सब कुछ हो। हाँ, क्योंकि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग ये सारे तो बदलाव हो रहे हैं। तो देख लीजिएगा अप्लाइड वाला उसका क्या सिलेबस है और पहले वाले का क्या नहीं है। सर, मैंने उर्दू में जो देखा है, क्योंकि फिलहाल मैं इसी के बारे में सर्च ज्यादा कर रही हूँ, तो इसमें ना जैसे मास कम्युनिकेशन मीडिया, ये सब कोर्स ना ऐड कर दिए हैं, बुक्स अच्छा। वगैरह। हाँ, टेक्नोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, मीडिया, और ये कन्वर्सेशन हाँ, वगैरह। कुछ कुछ इस तरह की चीज़ें डाल दी गई होंगी, ताकि हाँ, साथ में वो डाल भी दी आप गई पढ़ें हैं। उसके साथ।
हाँ, तो ठीक है ना, आप अप्लाइड वाला कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर तो होगा। मैं वही पूछना चाहती थी कि सर मुझे लेकिन ट्रेडिशनल फॉलो करना है। लेकिन टीचिंग पर्पज से जा रही हैं तो मेनली तो आपको सब्जेक्ट पर हाँ, फोकस करना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो सर सब्जेक्ट के साथ ही है। मैंने सर से बात की थी तो उन्होंने मुझसे पूछा आपको क्या यूज करना है इसमें। तो मैंने बोला देखो सर मैं तो टीचिंग लाइन में जाना चाहती हूँ, चाहे तो मैं मास्टर लाइन में जाऊँ या फिर तो वैसे अप्लाइड कीजिए, फिजिकल में। आने वाला समय अप्लाइड का ही है, अच्छा अच्छा, आप अप्लाइड की तरफ जाइए। ठीक है, बस यही कंफर्म थोड़ा सा करना था क्योंकि थोड़ा फीस में फर्क है ना, अप्लाइड की फीस थोड़ी हम्म। ज्यादा है सर। तो अच्छा। हाँ हाँ, और नॉर्मल वाले की थोड़ी कम फीस है। तो उस अकॉर्डिंग ना हर डाउट क्लियर हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा ना, तो मैं उस हिसाब से डिसीजन ले सकूंगी। तो कितना ये डिफरेंस है दोनों में? सर एक की 6200 है, एक की 7200, 1000 का फर्क है सर। अरे तो कोई बहुत अंतर नहीं है। तो फिर अप्लाइड वाला बेस्ट रहेगा। वो सर ने मुझे बोला था देखो अगर आपको दिक्कत है, ऐसे आपका एडवांस उर्दू है, बेसिक है, एडवांस नहीं है, तो आप नॉर्मल कर सकते हो क्योंकि वो थोड़ा इजी पड़ जाएगा आपको। और आप एक काम कीजिए, फाइनल डिसीजन लेते हैं, आप अप्लाइड की तरफ मत जाइए क्योंकि आपको टीचिंग में ही रहना है ना। हाँ तो जी आप सर। उधर मत जाइए, अच्छा सर। ट्रेडिशनल में ही रहिए क्योंकि टीचिंग में अच्छा यही चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, काफ़ी लंबी बात हो गई, रखते जी हैं। जी सर, जैसे मेरा लास्ट डाउट था आपने क्लियर कर दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम।